हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। यहाँ पर हमारे बीच हमारे चारों एजुकेशन काउंसलर्स उपस्थित हो चुके हैं। मैं आप लोगों को सबसे पहले उनके बारे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। फर्स्ट है हमारे Your voice is not audible. एम आई ऑडिएबल? Yes. एम आई ओके। फर्स्ट है हमारे साथ में यहाँ पर मुंबई से रेणु खंडेलवाल, जो कि है कॉमर्स डिपार्टमेंट की हेड है लॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज की। साथ ही में यह सर्टिफाइड चाइल्ड काउंसलर भी है और इनका 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है। सेकंड हमारे साथ जो काउंसलर है वो कॉमर्स फील्ड से है, डॉक्टर रुचिका खंडेलवाल। इनका खुद का एक इंस्टीट्यूट है, कॉमर्स इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है बेस्ट ट्यूटोरियल्स। ये वहाँ की डायरेक्टर भी है और फाउंडर भी है। उज्जैन से है रुचिका जी हमारे साथ। इनका भी 21 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में। थर्ड है हमारे साथ डॉक्टर मेघा घिया, जो कि मैथमेटिक्स में पीएचडी है, साथ में काउंसलर भी है। यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका गुलबर्ग में प्रोफेसर है। फोर्थ है हमारे साथ निधि खंडेलवाल सिल्लोड से, जो कि वैल्यू एजुकेशन एवं स्पिरिचुअल एजुकेशन के काउंसलर है। साथ में ही आर्ट्स में भी बहुत अच्छे इनके हैंड्स हैं और आर्ट्स की भी क्लासेस ये लेती है। तो आज आप लोगों के सामने हमने ये 4 काउंसलर्स लेके आए हैं, जो आपके जितने भी कैरियर से रिलेटेड डाउट्स है उन सभी डाउट्स को ये क्लियर करेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 11th और जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमारे मन में सबसे ज्यादा डाउट्स होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या उसमें कैरियर होगा, आगे हमारा क्या फ्यूचर होगा। इसको लेके हमारे पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं और इन डाउट्स के लिए हमें एक मेंटर और एक गाइड की बहुत जरूरत होती है। वही काम ये एजुकेशन काउंसलर्स हमारी हेल्प करने में करते हैं। तो मैं सबसे पहले रुचिका जी को बुलाना चाहूंगी। रुचिका जी हमारे साथ एक पीपीटी के थ्रू शेयर करेगी कॉमर्स से रिलेटेड क्या गाइडेंस रिक्वायर्ड है और कॉमर्स में क्या क्या फील्ड है इसके रिगार्डिंग। रुचिका जी, वेलकम है आपका। हेलो रुचिका जी, सुन पा रही है आप मुझे? Yes, am I audible? Yes. जी, गुड आफ्टरनून सभी को। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, गुड आफ्टरनून। पहले तो थैंक यू ब्लॉग्स टू मैक थिंक टीम को कि जिन्होंने आज हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है और आई होप कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। सबसे पहले मैं एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो मैंने कॉमर्स के कैरियर पर बनाया है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और साथ ही मैं उसको मैं एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। देन उसके बाद जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आप मुझसे कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूं? यस रुचिका जी, स्टार्ट हम करिए। मुझे स्क्रीन शेयरिंग का वो दीजिए ना। ओके आशीष, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दे दीजिए। ओके राइट। मेरे पास तो है वैसे। स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन मिले तब तक हम आपसे जब तक चर्चा करते हैं। सबसे पहले ब्लॉक 2 मैक थिंक्स की शिवानी जी को मैं थैंक्स कहूंगी। और जो 10th और 12th के स्टूडेंट जो ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं कि जहाँ से वो कहाँ जाए, क्या करे, वो क्या चुने, आज के समय में बहुत मुश्किल है। और अभी जो लास्ट 2 ईयर से हम लोगों की पोजीशंस बन रही है, हर पेरेंट्स इस चीज से परेशान है कि स्टूडेंट प्रमोट तो हो रहा है लेकिन ये नहीं जान पा रहे कि इसका लेवल ऑफ नॉलेज कितना है। और इस बार पे एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग हुआ कि 10th में भी बिना एग्जाम्स प्रमोट कर रहे हैं, जबकि 10th की वो बहुत ज्यादा मायने रखती है, ये रहता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्ष स्टूडेंट्स कैसे चुनेंगे अपना करियर, इसको लेकर आज हम बात कर रहे हैं। मुझे स्क्रीन शेयर का वो नहीं मिल रहा है मैम। हाँ 1 सेकंड में दे, आप स्टार्ट करिए। जी,
सबसे पहले मैं बताऊंगी उसके अंदर कॉमर्स सब्जेक्ट क्या है, देन हम बात करेंगे कि कॉमर्स ही क्यों लेना और इसको लेने की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है। कॉमर्स को अगर मैं कहूँ और इसको कंप्लीटली तोड़ूं तो ये वो सब्जेक्ट है जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, सबसे ज्यादा यूटिलाइज होने वाला सब्जेक्ट है। कॉमर्स की डेफिनेशंस को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो COMMERCE, C फॉर कंप्लीट, O फॉर अपॉर्चुनिटी, M फॉर मनी, M फॉर माइंड, E फॉर इफिशिएंट, R फॉर रेशनल रिसोर्सेज, T फॉर कमिटमेंट और E फॉर एलिजिबल। मैंने कहना ये है कि कॉमर्स एक कंप्लीट अपॉर्चुनिटी है यदि आप इफिशिएंट है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपके पास रेशनल रिसोर्सेज है और खुद से आप कमिटेड हैं कि एलिजिबल हैं कि आप उस मनी को अर्न करके एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। तो कॉमर्स अपने आप में ये है। अब कॉमर्स ही क्यों लेना, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट रहता है। जनरली एक समाज में सोच होती है कि यदि किसी स्टूडेंट के परसेंटेज 90 से ऊपर आते हैं या अच्छे आते हैं तो सोचते हैं नहीं नहीं इसको साइंस दिलाना चाहिए, यदि कम परसेंटेज होते हैं, एवरेज में होता है तो कहते हैं कॉमर्स दिला दीजिए, और कम होते हैं तो आर्ट्स। एक ये सोच हमारे यहाँ डेवलप है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है एज ए काउंसलर और इतने साल से मैं जिस फील्ड में हूँ उसको देखते हुए कि परसेंटेज या मार्कशीट इज डजंट मैटर, वो एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता है जब हमें अपना करियर या सब्जेक्ट चुनना होता है। उस वक्त हमें ध्यान रखना है उस स्टूडेंट के कि फिजिकल और मेंटल इफिशिएंसी कितनी है, उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता कितनी है, उसकी रुचि कैसी है, उसकी इच्छा और उसके शौक कैसे हैं, उन सबको एनालाइज करने के बाद एक स्टूडेंट को अपना सब्जेक्ट और अपना करियर चुनना चाहिए। अगर हम मनोवैज्ञानिक आधार पर देखें तो यह विषय बहुत सारे विषयों को जोड़ा हुआ है। मतलब कॉमर्स एक ऐसा शब्द है जिसमें 14-15 सब्जेक्ट्स का मिलन होता है और वो सारे ही सब्जेक्ट हमें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में काम आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई भी, हम अगर सुबह से उठे तो शाम तक कोई भी इस सब्जेक्ट से अछूता नहीं रहता। महिलाएं अपने घर का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करती है, मेल्स अपना बिजनेस, फीमेल्स अपना बिजनेस बहुत अच्छे से चलाते हैं। और देखा जाए तो मैनेजमेंट हुआ, अकाउंट्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, स्टेटिस्टिक्स हुआ, टैक्सेशन हुआ, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं करते। दूसरा आपको बता दूं, ये केवल जॉब ओरिएंटेड कोर्स नहीं है, ये केवल जॉब सीकर पैदा नहीं करता, इज अ जॉब क्रिएटर। आप एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और अगर सामाजिक आधार पर हम बात करें तो किसी भी सोसाइटी की पहचान उसकी एक बेस्ट लिविंग स्टैंडर्ड या श्रेष्ठ जीवन शैली से होती है, और वो जीवन शैली उसे मिलती है एक अच्छा नॉलेज गेन करके। और कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है जो ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाता है वो कहीं ना कहीं आपको इस चीज को बताता है कि आपको कैसा लाइफस्टाइल चाहिए और आप किस तरह उसे कर सकते हैं। अगर हम एकेडमिक लेवल पर बात करें तो कॉमर्स लेने के बाद आफ्टर 10th 11th 12th में ढेरों ऑप्शन है। आजकल कॉमर्स प्लस उसके साथ काफी सारे ऑप्शंस हैं, वो आप ले सकते हैं। देन उसके बाद बीकॉम बीबीए एक एकेडमिक लेवल पर यूजी पीजी के कोर्स हैं जिसमें आजकल बीकॉम ऑनर्स, बीबीए ऑनर्स, एमकॉम, इसके अलावा भी कई सारे इसमें भी स्पेशलाइजेशंस होते हैं, वो आप कर सकते हैं। सीबीसीएस पैटर्न आ गया। आज हम एजुकेशन की बात करें तो एनईपी 2020 को हम अछूता नहीं रख सकते हैं। आने वाले टाइम में रिसेंटली अभी हम जुलाई 2020 से एनईपी लागू कर रहे हैं, हर कॉलेजेस में हो रहा है, हमारे यूनिवर्सिटी तो कर रहा है, बाकी भी यूनिवर्सिटी में इस पर काम चल रहा है। उसमें एक स्टूडेंट अब बंधा हुआ नहीं है। अगर उसने माइंड सेट कर लिया कि नहीं मुझे साइंस ही पढ़ना है तो मैं कॉमर्स नहीं पढ़ सकता हूँ, या कॉमर्स ही पढ़ लिया है तो आर्ट्स नहीं पढ़ सकता हूँ, तो वो बाउंड्री हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी ने हटा दी है। तो ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा मौका है कि यदि वो 11th-12th में कॉमर्स भी लेता है और कॉमर्स पढ़ने के बाद जब वो कॉलेज में जाता है तो कॉमर्स के साथ वो कोई ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहता है जो रिलेटेड टू साइंस हो, रिलेटेड टू आर्ट्स हो, चाहे वो म्यूजिक में हो, चाहे फाइन आर्ट्स में हो, चाहे साइंस की किसी माइक्रोबायोलॉजी का हो या बॉटनी का हो, तो अब हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी अलाउड करती है। तो आज हमारा काउंसलिंग एजुकेशन पर है, लेकिन आने वाला पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है तो हम उसे लेकर ही बात करेंगे।
दूसरा हमारे स्टूडेंट के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी में एक और बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है भाई, कई सारे स्टूडेंट्स को किसी ना किसी रीजन से 1 साल बाद समझ में आता है कि यार शायद मेरा डिसीजन गलत हो गया, मुझे ये नहीं ये करना चाहिए, पर वो बंद जाता है 3 सालों के लिए, बाउंडेड हो जाता है कि नहीं नहीं अब तो मुझे यही करना पड़ेगा। तो नई एजुकेशन पॉलिसी ने उसके लिए भी फ्री कर दिया है उसे, वो 1 साल का सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकता है, देन उसे लगता है तो वो वहीं पर छोड़ सकता है, लेकिन उसका 1 साल का पढ़ाई भी वेस्ट नहीं जाएगा, उसको वो सर्टिफिकेट भी मिलेगा। फिर वो डिप्लोमा कर सकता है, डिग्री मिल सकती है, और अब 4 UG+4 ईयर्स, मतलब अब 4 साल का प्लानिंग है कि पहले 3 साल में यूजी की डिग्री मिलती थी, अब प्लस रिसर्च के साथ उसको 4 साल की डिग्री भी मिलेगी। तो डिग्री भी ले सकता है, डिप्लोमा भी ले सकता है, सर्टिफिकेट भी ले सकता है, पढ़ाई जहां भी छूटेगी वहां वो छुट्टी नहीं है, वहां उसका विराम नहीं हुआ है। ये भी नई एजुकेशन पॉलिसी ने हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। तीसरा एक सिस्टम दिया है क्रेडिट बैंकिंग का। आप कई बार ये होता है कि भाई आपने बीकॉम किया, अधूरा किया, और फिर बीए कर लिया, तो बोले नहीं नहीं, पहले ये होता था बीकॉम सेकेंड ईयर किया तो वो आपका ग्रेजुएशन नहीं माना जाता था जब तक आपने फाइनल ईयर नहीं किया। लेकिन अब ऐसा नहीं, आपने जितनी पढ़ाई जहाँ की, जितने क्रेडिट गेन किए, वो क्रेडिट प्लस होते जाएंगे आपके। आप आगे चलकर जो भी पढ़ाई करते जाएंगे, जो भी डिग्रीज लेते जाएंगे, जो भी डिप्लोमास लेते जाएंगे, वो सब प्लस होते जाएंगे। तो अब हम ये कहें कि नहीं कॉमर्स के कैरियर, साइंस के कैरियर और आर्ट्स के कैरियर, तो अब ये पूरा एक मिला जुला नया रूप आने वाला है। 10th के बाद 11th में स्टूडेंट जरूर उनको भी ऑप्शंस दिए हैं, पर अभी 11th पर ये कितना एप्लीकेबल हो रहा है ये मुझे आइडिया नहीं, बिकॉज मैं कॉलेज में हूँ और मैंने पूरी जो एनईपी डिस्कस की है उस लेवल पर की है। पर हाँ, 10th के बाद अगर स्टूडेंट कॉमर्स लेते हैं तो उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, कॉमर्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने वाला सब्जेक्ट है। जैसे मैंने बताया कि एकेडमिक लेवल पर ये कर सकते हैं, प्रोफेशनल लेवल पर जैसे कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट सभी जानते हैं, सीए, सीएफए, सीए, सीएमए, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके काम आते हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट्स भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉमर्स के अंदर, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? एम आई ऑडिबल? यस 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 मैडम, यस। यस। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कॉमर्स के अंदर खाली हम प्रोफेशनल कोर्स ही नहीं कर सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज के अलावा हमारे पास और भी सारे ऑप्शंस खुले होते हैं। हम बीए बीकॉम के अलावा भी जो जितने एजुकेशनल माइलस्टोन है, आपको बता दें अगर आपने 12th कॉमर्स से भी किया है तब भी आप बीए इन ह्यूमैनिटीज, बीए इन आर्ट्स, बैचलर डिग्री एनिमेशन, डिजाइन, हॉस्पिटलिटी, culinary arts, hotel management, mass media, computer application, diploma in banking and finance, diploma in retail management, diploma in elementary education, diploma in digital marketing, diploma in physical education, diploma in fashion designing, yoga, industrial, ये सब भी कर सकते हैं। सीए, आईसीए में सीएस और सीएफए सब करस्पॉन्डेंस है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट इंडिया सीए का कोर्स कराती है जो अलग अलग लेवल पर है, इसका पूरा डिटेल आपको साइट पर भी मिलेगा। थोड़ा टाइम बाउंडेशन है इसलिए मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट अगर हमें टाइम मिला तो बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करूंगी। मेरा पावर पॉइंट भी प्रेजेंट नहीं कर पा रही, वो हम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, अब ऐसा रहा तो उसमें सारी डिटेल्स हैं। फाउंडेशन करना होता है, अगर आप आफ्टर 10th रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 12th के बाद आप एग्जाम देकर इसका फाउंडेशन क्लियर करके डायरेक्ट सीए में इंटर हो सकते हैं, तो आप ग्रेजुएशन के पैरेलल सीए कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं अभी हमने 12th के बाद नहीं किया, तो आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप सीए में इंटर हो सकते हैं। इंटरमीडिएट पास करने के बाद इसका फाइनल होता है, इसके साथ इंटर्नशिप होती है, काफी इसका पूरा एक प्रोसेस है, पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है, वो आपको उसमें मिल जाएगा पीपीटी में। इसी तरह कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स होता है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कराती है, इसमें भी यही है। आप आफ्टर 12th सीएस फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करें, देन उसके बाद आप अपीयर हो सकते हैं सीएस फाउंडेशन के बाद सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में 2 मॉड्यूल्स आपको करने होते हैं, और वो करने के बाद आपको 15 मंथ की ट्रेनिंग करनी होती है कंपनी में, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस रजिस्टर्ड विद द इंस्टीट्यूट। उसके अलावा उसके बाद जब आप एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लेते हैं तो सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में अपीयर हो जाते हैं। देन आफ्टर ये क्लियर करने के बाद और इसके साथ
15th मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको ICSI की मेंबरशिप मिल जाती है। यही कंसेप्ट CMA में लगता है। लोग जनरली CA और CS को जानते हैं। मैं आपको बता दूं, पहले ICWA करके एक कोर्स चलता था, उसी का चेंज करके अब नए फॉर्म में वो CMA के फॉर्म में आ गया है, चार्टेड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसका भी प्रोसीजर वही है। आप 12th में इसकी फाउंडेशन एग्जाम दे सकते हैं। फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आप इंटरमीडिएट में इंटर हो सकते हैं। इंटरमीडिएट में भी इसके पेपर्स होते हैं। इसके साथ इसमें कंप्लीट कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग होती है, कंप्यूटर की 100 आवर्स की ट्रेनिंग होती है। इंटरमीडिएट करने के बाद आप फाइनल के लिए एनरोल हो सकते हैं। तो इसका भी पूरा प्रोसीजर है, वो आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ CA पे चार्टेड फाइनेंशियल एनालिसिस ये भी कोर्स है जो फाइनेंस पर बेस्ड होता है और उसे एक्सप्लेन करता है। और इसके अलावा ये तो कुछ कोर्सेज की मैंने सिर्फ यहाँ बात की है, क्योंकि कॉमर्स बहुत बड़ा एरिया हो चुका है। इसकी लिमिटेशंस ही नहीं रही कि हम 10 मिनट या 15 मिनट पे इस पे डिस्कस कर पाएंगे। फिर भी एक ओवरव्यू मैंने देने की कोशिश की। और अगर व्यक्ति, आपने सुना होगा, कभी कोई कॉमर्स स्टूडेंट बेरोजगार नहीं होता, कभी नहीं होता। अगर उसे जॉब नहीं भी मिला तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद उसमें इतनी स्किल डेवलप हो जाती है कि वो अपना छोटे लेवल पर उस पर भी कम इन्वेस्टमेंट करके भी अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, स्टार्टअप कर सकता है और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो कॉमर्स देखा जाए तो अपने आप में कहा जाए कि इसको पढ़ना, इसको ज्वाइन करना। मैं मीटिंग से बाहर हो गई क्या? नहीं नहीं तो मुझे कोई, नहीं नहीं, हाँ ओके, आप हो। यस। तो इसको पढ़ने के बाद आप कभी भी ये नहीं फील करेंगे कि हमने कुछ गलत डिसीजन लिया। ये मेरे लाइफ का अनुभव है, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होता है, ये मैंने देखा है। अगर उसे लगता है कि नहीं मुझे जॉब नहीं मिला, तो उसमें इतना नॉलेज आ जाता है कि वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है और उसे एक सक्सेसफुल मुकाम तक ले जा सकता है। तो आई होप, मैं स्क्रीन तो पावर पॉइंट शेयर नहीं कर पाई, तो मैं शिवानी जी से रिक्वेस्ट करूंगी मेरे PPT तो को मैं ग्रुप ग्रुप पे में डाल कर देंगे, दीजिएगा। अपन ग्रुप में इसमें कर डिटेल में आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी जो मैंने ओरली अभी बोली है। और इसके हाँ। अलावा भी कॉमर्स से रिलेटेड किसी के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप पूछें। दूसरा, एक जो मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात इसीलिए की है क्योंकि जनरली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अभी ज्यादा लोग अवेयर नहीं है। टीचर्स ही इसको पढ़ रहे हैं और स्टूडेंट इसको बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, पेरेंट्स इसको बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी इसे पढ़ें, क्योंकि आने वाले टाइम में एजुकेशन का सिनेरियो पूरी तरह बदलने वाला है। और यदि आपको इसका नॉलेज नहीं है तो आप अपने स्टूडेंट, अपने जो भी बच्चे हैं, उनको सही गाइड नहीं दे पाएंगे, सही लाइन नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो मैंने आपको पॉजिटिव दिखा है, लेकिन जब हम इसे प्रैक्टिकली लगाएंगे तो हम टीचर्स को एक डर है कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी सामने आएंगे। कोई भी नई चीज लगती है तो उसका अच्छा बुरा दोनों आता है। तो एक हमें ये डर है। तो ये हम नहीं चाहते कि बोले अरे मैम ने तो बड़ी तारीफ की थी पर बाद में ये निकला। तो हम चाहते पेरेंट्स भी इसको पढ़े और गवर्नमेंट तक ये पहुंचाए, क्योंकि अभी ये लगने वाली है बहुत जगह। और जुलाई से डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटी लेवल पे तो ये लगना ही है। पर आपको ऐसा लगता है और इसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो आप लोग भी अपने व्यूज रखें। इसलिए पेरेंट्स भी पढ़ें और स्टूडेंट्स भी इस पर जाएं, क्योंकि सारी गाइडलाइंस इसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। आई होप आप लोगों को मैं सेटिस्फाइड कर पाई होंगी काफी कुछ बताकर। और भी किसी के कोई डाउट्स हो तो वो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन राउंड्स में। थैंक यू। कृतिका जी, एक क्वेश्चन, अगर जैसे आपने बताया ये सब पढ़ना है तो ये कौन सी साइट पर मिल जाएगा? ये आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 गूगल में डालेंगे तो सबसे पहले ही MHRD का PDF खुल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और ये काफी बड़ा PDF है, तो स्कूल लेवल का अलग है और कॉलेज लेवल का अलग है। आप उस पर से इसके पॉइंट्स उठा सकते हैं। मेरा इसका भी एक कॉलेज लेवल का इसका भी पावर पॉइंट बना हुआ है जिसमें मेन पॉइंट्स मैंने डाले हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी तो आपको वो भी काम आ जाएगा। श्योर। न्यू थैंक एजुकेशन यू कृतिका जी, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और कॉमर्स के बारे में बहुत अच्छे डाउट्स क्लियर करे हैं। फिर भी अभी कुछ क्वेरीज हमारे जो भी ऑडियंस है उनकी होगी, तो यदि किसी की क्वेरीज है तो वो हैंड राइज कर सकते हैं।
जी, नमिता जी आपका ऑडियो ऑन करके आप क्यूरी पूछ सकते हैं। यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. मैम अभी नया सब्जेक्ट आया है अप्लाइड मैथ्स, मतलब स्टैंडर्ड मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स में डिफरेंस समझ नहीं आया। हमारे स्कूल में अप्लाइड मैथ्स में आ रहा है, तो जी। अप्लाइड मैथ्स का क्या स्कोप है और देख- क्या डिफरेंस है इन दोनों में? हाँ, देखो पहले क्या होता था, 10th के बाद जब कॉमर्स लेते थे तो कॉमर्स प्लस मैथ्स, तो मैथ्स कॉमन होता था, साइंस वालों को भी वही मैथ्स पढ़ाया जाता था और कॉमर्स वालों को भी वही मैथ्स पढ़ाया जाता था। लेकिन प्रैक्टिकली कॉमर्स वाले जिस मैथ्स को पढ़ते थे वो उनको ज्यादा यूज नहीं होता था। तो अब ऐसा कर दिया गया है कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए जो अप्लाइड मैथ्स है, मतलब वो जो बेसिक मैथ्स होता है जो हर व्यक्ति को आना चाहिए, हर स्टूडेंट को आना चाहिए और रिलेटेड टू बिजनेस, वो उसका कैरिकुलम बना दिया गया है। तो जो कॉमर्स चुनते हैं वो मोस्ट ऑफ द अप्लाइड मैथ्स ले रहे हैं और जो साइंस के हैं वो स्टैंडर्ड मैथ्स ले रहे हैं। और इसको बनाया भी इसी कारण से इस तरह है कि दोनों पहलू इसके क्लियर हो जाए, नहीं तो पहले कॉमर्स वाला बच्चा हो या साइंस वाला बच्चा हो एक जैसा मैथ्स एक पढ़ता था पूरा, और कॉमर्स वालों के लिए उतना हाई लेवल का मैथ्स उन्हें इतना यूज नहीं होता था। ओके, नमिता जी आपको बट डाउट मैम क्लियर अभी है? हाँ, पूछिए दो पूछिए। मिनट मैम, अभी सीबीएसई से कोई ऑफिशियल बुक नहीं आई है, तो मतलब अभी भी बहुत सारे बच्चे रिलेक्टेंट हो रहे हैं लेने के लिए, तो अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मतलब आगे स्कोप है या नहीं है? बिल्कुल, अगर आप कॉमर्स चुन रही है तो आप कॉमर्स के अकॉर्डिंग ही लीजिए, और अगर आप साइंस ले रही है तो उसके बेस्ट बिहाफ पर लीजिए। और ये कुछ स्कूल, कुछ सीबीएसई के स्कूल नहीं तो मोस्ट ऑफ स्कूल में हो चुके हैं अलग अलग। एंड मैम अब मैंने अभी 11th में हूँ मैं, और मैंने कॉमर्स विद मैथ्स चूज करा है। अब हाँ मुझे आगे रिस्क मैनेजमेंट करनी है, जी तो अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट का मैंने जो टॉपिक सर्च करा उसमें फिर एरोनॉटिकल साइंस आ रहा है कुछ, जी। वो क्या होता है मैम? और उस रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये करना जरूरी है? नहीं, रिस्क मैनेजमेंट लेते हैं और एरोनॉटिकल साइंस भी लेते हैं तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स इतना रिक्वायर्ड नहीं होगा। रुचिका जी, आई थिंक रेणु जी एरोनॉटिकल इस क्वेश्चन को पिक कर ले तो बेटर रहेगा। हाँ जी बिल्कुल। रेणु जी आप इस क्वेश्चन को पिक कर लीजिए। आई थिंक आपने क्वेश्चन सुन लिया है। आपका माइक म्यूट है। रेणु जी आपका माइक म्यूट है। नहीं, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सबसे अच्छा, अगर आंसर चूज करना है, अगर आपको लग रहा है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और रिस्क मैनेजमेंट में जाके करना है, तो मेरा मानना ऐसा है कि आपको साइंस लेना चाहिए। अगर आपको ये कॉमर्स से आप जाएंगे ये सब्जेक्ट लेके, तो जो लेवल का स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स चाहिए आगे जाकर, वो आप उतना कोप अप नहीं कर पाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट हुआ, एक्चुरियल्स हुआ, या फिर एरोनॉटिकल में जाना है आपको, तो बेसिकली आपका फाउंडेशन साइंस से होना चाहिए। आप कॉमर्स से जाएंगे तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो वो फाउंडेशन जो प्रिसाइजनेस का चाहिए वो आपको कॉमर्स में नहीं मिल पाएगा। So better is that you opt for science and then think of going in that area. ओके ओके नमिता मैम, जी। थैंक यू। should I tell about this? मैं बोलूं इस बारे में? नमिता जी, नमिता इज द मेघा जी बोलिए। यस मैम। हाँ, नमिता है जो क्वेश्चन कर रही है अप्लाइड मैथ्स लेना चाहिए या जो रेगुलर मैथमेटिक्स है वो लेना चाहिए। जैसा कि Yes. अभी रुचिका जी ने और रेणु जी ने दोनों बताया है, आई जस्ट वांट टू, मैं सिर्फ आपको क्लियर करूंगी कि अप्लाइड मैथ्स में और मैथ्स जो आपका बेसिक मैथ्स में क्या डिफरेंस है। आप यदि कॉमर्स के साथ मैथ्स लेती हैं तो आपको मैथमेटिक्स उतना ही सिखाया जाएगा जो कि रियल लाइफ एप्लीकेशन में इम्पोर्टेंट है। अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपको वो सारा मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी 11th 12th बेसिक लेवल पे एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको अभी बहुत हाई लेवल मैथ्स तो नहीं सिखाया जाएगा, लेकिन उस पूरे हाई लेवल मैथमेटिक्स का बेसिक सिखाया जाएगा, जिसका एप्लीकेशन आप बायोलॉजी में कर सकती हैं, फिजिक्स में कर सकती हैं, Yes. केमिस्ट्री में कर सकती हैं, बिल्कुल। इक्वली आप बिजनेस में कर सकती हैं, फाइनेंसेस में कर सकती हैं, कंप्यूटर साइंसेस में कर सकती हैं। ठीक है, तो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। यदि आपके पास अभी क्लैरिटी नहीं है कि मैं आगे क्या करना चाहती हूँ, क्योंकि आगे आप दो स्पेसिफाइड चीजों की बात कर रही हैं, रिस्क मैनेजमेंट की और एरोनॉटिकल साइंसेस की, राइट? तो मुझे लगता है रिस्क मैनेजमेंट इज समवट लाइक मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज हो सकती है जो कई फील्ड से रिलेटेड हो सकती है, और एरोनॉटिकल साइंस इज अ वेरी स्पेसिफिक ब्रांच यू आर गोइंग इनटू। सो आई विल सजेस्ट कि आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए जाइए, जैसा कि अभी आपको रेणु जी ने भी कहा है, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स में आप मैथ्स का एक लार्जर वर्जन पढ़ लेंगी और फिर उसको आप
किसी छोटी जगह पर अप्लाई करना चाहें तो भी कर सकती हैं, और बड़ी जगह पर अप्लाई करना चाहें मीन्स आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए तो वो आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स में मिलने ही वाला है। तो आई सजेस्ट यू टू गो फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स, क्योंकि 11th-12th में आपको सेग्रीगेशन नहीं होगा। 11th-12th में यदि आप साइंस सब्जेक्ट्स के साथ लेती हैं, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ मैथ्स का कॉम्बिनेशन लेती हैं, तो वो मैथमेटिक्स आपको किसी भी फील्ड के मैथमेटिक्स को हैंडल करने के लिए सपोर्ट करेगा। तो आई सजेस्ट यू कि आप साइंस स्ट्रीम ही चुनें, या फिर मैम मैंने एरोनॉटिकल साइंस को एक्चुरियल साइंस से कंफ्यूज कर दिया। मेरे को एक्चुरियल साइंस करनी है, एरोनॉटिकल नहीं करनी। एक्चुरियल में रिस्क मैनेजमेंट करनी है मुझे, मैंने कंफ्यूज हो गई थी मैं की बात की तो एक्चुरियल ही आना चाहिए। एक्चुरियल्स के लिए आप कॉमर्स से जा सकती हैं, कॉमर्स मैथ्स लीजिए। इन अ लॉन्ग रन अगर आपका एक्चुरियल्स के 4 पेपर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, अगर उनको क्लियर करना है तो बेसिक साइंस का फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज अगर आपके पास होगी तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नमिता जी, मैं कुछ ज्यादा बोल सकती हूँ क्या इस वक्त यहाँ पे? जरा कंटिन्यू कर सकती हूँ। जितने और पेरेंट्स यहाँ से जुड़े हुए हैं, खंडेलवाल प्रोफेशनल एसोसिएशन के लिए मैंने बहुत सारे करियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स किए हैं, और हमेशा मेरा एक मानना है कि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमारे बच्चों को क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। अगर हम शुरुआत जरा इससे कर लें और बाद में आपके क्वेश्चन पे आ जाएं, तो मुझे जस्ट 5 मिनट का समय दीजिए इस पे बोलने का, और फिर मैं आपके क्वेश्चंस का जो भी आंसर होगा हम ले लेंगे। 10th स्टैंडर्ड का एक बच्चा 15 साल की उम्र का होता है, एज अ साइकोलॉजिस्ट टीचर मुझे लगता है बहुत इमैच्योर होता है, समझ में नहीं आता है। और हम आजकल के पेरेंट्स इतने उत्साही होते हैं कि जो सबसे बेस्ट है वो ही हमारे बच्चे को मिलना चाहिए। मुझे यही विश्वास है कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, मेरा बच्चा कोप अप कर सकता है, तो क्यों नहीं मिले। मैं पूरी जान लगाना चाहता हूं मेरे बच्चे के साथ में। और इस चक्कर में क्या होता है, बच्चा आइडेंटिटी क्राइसिस में घूम जाता है। पेरेंट्स अपने जो चीजें वो अपनी लाइफ में नहीं कर पाए, जो अचीव नहीं कर पाए, कुछ भी रीजन रहा होगा, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा, हर एक माँ बाप की एक चाहत बन गई है, एक चाहत जो गलत चाहत है मेरे हिसाब से एज अ काउंसलर, कि मैं जब 4 लोगों के सामने खड़ा हूं ना, तो मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए कि मेरा बच्चा डॉक्टर है, मेरा बच्चा इंजीनियर है। कोई पेरेंट खुशी खुशी नहीं बोलता कि मेरा बच्चा नाई बन गया, चाहे हबीब 300 करोड़ का टर्नओवर देता है, लेकिन अपनी खंडेलवाल कम्युनिटी में कोई पेरेंट शौक से नहीं बोलेगा 4 लोगों के सामने कि मेरा बच्चा नाई है। हर एक को चाहिए कि मेरा बच्चा चार्टेड हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। लेकिन जब ये पेरेंट्स की जो ये चाहत है, गलत नहीं है एज अ पेरेंट, लेकिन उस चाहत को आपको बच्चे को 5th स्टैंडर्ड से ही डेवलप करनी चाहिए, उसे उस राह पर लेके जाना चाहिए ताकि उसका खुद का इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो। कोई भी शिक्षा, एक एवरेज बच्चा अगर 60 का आईक्यू लेवल लेके चलता है तो वो कोई भी एग्जाम पास कर लेगा, चाहे टॉप ग्रेड में नहीं आए, एग्जाम आराम से पास। लेकिन क्या वो उसका इंटरेस्टेड एरिया है, क्या वो उस एरिया को पसंद करता है, आगे जाकर क्या वो ऊंचे मुकाम पर पहुंच पाएगा, ये पेरेंट्स नजरअंदाज कर देते हैं। और वहीं क्लैश ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होता है कि बच्चे कुछ चाहते हैं और पेरेंट्स कुछ चाहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों का थोड़ा सामंजस्य आ जाए कि पेरेंट्स बच्चे की हैबिट्स को ऑब्जर्व करें, वो कौन से सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड है, वो कौन से सब्जेक्ट्स को लाइक करता है, कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादा पढ़ता है, और उसका बेस लेके उन सब्जेक्ट से क्या क्या करियर बन सकता है, किस एरिया में। आज ये कहना अतिशोक्ति नहीं होगा कि हर सब्जेक्ट के साथ एक बेहतरीन करियर है। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें आपके पास करियर नहीं है। आप चाहे आर्ट्स ले रहे हैं, आईएएस जब बनिए, लिटरेचर में टॉप करिए, ट्रांसलेटर्स बनिए, आप साइंस ले रहे हैं तो अथाह सागर है आपके पास, कॉमर्स में बेमिसाल दुनिया है आपके पास में। तो कोई भी सब्जेक्ट को आप लिमिट नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे जैसा रुचिका जी ने बताया है, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो इंटर रिलेटेड है, आप म्यूजिक प्लस कॉमर्स ले सकते हैं, आप म्यूजिक एंड कोरियोग्राफी के साथ में साइंस सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। और मैं एक चीज खास बताऊं, अभी काफी लोगों को पता नहीं होगा, FY BSc फर्स्ट ईयर BSc मतलब BSc विद इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं, जो आपको एक्चुरियल्स, रिस्क मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट के लिए फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कहा जाता है, जिसे फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के लिए बहुत काम आती है।
तो कोई सब्जेक्ट कम या बड़ा नहीं है। पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने बच्चों पे ध्यान देना है कि वो किस एरिया में इंटरेस्टेड है, किस तरह के सब्जेक्ट्स पसंद करते हैं, और उससे ताल्लुक रखते हुए गाइडेंस लें कि भाई इस एरिया में मेरे बच्चे के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ है, बेस्ट क्या है जो वो कोप अप इजीली कर सकता है और बहुत इंटरेस्ट के साथ कर सकता है। थैंक यू नमिता जी। नमिता जी, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया है आपको? यस मैम। एंड मैम वन मोर थिंग, आप एक बार एक्चुअल साइंस को थोड़ा इलैबोरेट कर देंगी? एक्चुअल साइंस बेसिकली 9 पेपर आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड यू कैन, आप शुरू कर सकती हैं एक्चुअल साइंस के लिए। एक्चुअल साइंस का कोई कोडिफाइड नहीं है, आपको फर्स्ट 9 पेपर्स एक एक करके आपको वो पेपर्स क्लियर करने होते हैं, चाहे वो आप 2 बार में कर सकें, चाहे वो 1 बार में करें। मतलब 9 के 9 पेपर्स तो आप नहीं कर पाती हैं क्योंकि ऑल इंडिया बेसिस है, थोड़ा डिफिकल्ट है, हायर लेवल नॉलेज की जरूरत है, और बेसिक, सबसे बेसिक एक्चुरियल्स को क्लियर करने के लिए आपका स्टैटिस्टिक्स बहुत क्लियर होना चाहिए। जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है अगर आपका वो बहुत क्लियर है, then you can really go through your actuarials first 9 papers, and let me tell you, आज के टाइम पर अगर आप 6 पेपर्स उसे क्लियर कर पाते आपके ग्रेजुएशन तक आप कर सकते हैं, तो ग्रेजुएशन होते होते आपको बहुत अच्छा प्रोफाइल मिल जाएगा। लेकिन उसे क्लियर करने के लिए थोड़ी सी दमखम की जरूरत है, अच्छी क्लासेस ढूंढनी पड़ेंगी जो आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ गाइड कर सके उस सब्जेक्ट के लिए। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है म्यूजिक से रिलेटेड। Someone want which subject should I take in a 10th if I want to make music my career? So म्यूजिक में इन्हें कैरियर बनाना है तो 11th में क्या सिलेक्ट करना चाहिए इन्हें? म्यूजिक में उन्हें वो सब्जेक्ट्स, पहले तो सबसे पहली बात है इन्हें म्यूजिक एकेडमी ही ज्वाइन करनी चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक में जाना चाहिए। जैसे मुंबई में जे कॉलेज, स्कूल ऑफ म्यूजिक है, आर्ट्स है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स और आर्ट्स चूज करना पड़ेगा। इन्हें सारे सब्जेक्ट्स म्यूजिक के नहीं मिलेंगे, म्यूजिक से रिलेटेड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स मिलेंगे, प्लस उसमें एक सब्जेक्ट होगा। मैं बहुत ज्यादा इलेबोरेट तो नहीं कर सकती हूँ इस पे, अगर और जो काउंसलर हैं वो इलेबोरेट कर सके तो बहुत अच्छी बात है, बट बेसिकली इन्हें एडमिशन म्यूजिक स्कूल में ही लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है मुंबई में, निर्मला निकेतन, वहां पे ऐसे म्यूजिक के सब्जेक्ट्स मिलते हैं, बट आई एम मेरी लिमिटेड नॉलेज है म्यूजिक के बारे में, मैं नहीं कर पाऊंगी इस पे इलेबोरेट। ये जो स्टूडेंट है जो म्यूजिक के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ से हैं वो? म्यूजिक के लिए जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो किस एरिया से हैं, कहाँ से हैं? कौन से मतलब कौन से प्रांत में हैं, मतलब कहाँ से बिलोंग करती हैं? विधि जी, आप कौन सी सिटी से हो? एक्चुअल उनको अगर म्यूजिक लेना है तो वो 11th और 12th में भी एक उनको सब्जेक्ट जो हम चूज करते हैं उसमें एक वो म्यूजिक का सब्जेक्ट भी आता है, वो भी ले सकती है। साथ में वो आई थिंक 11th में तो उन्हें निधि जी उनका फील्ड उनको चूज करना है, वो फील्ड की सेकेंडरी फर्स्ट ईयर से ऐसे 6 इयर्स का कोर्स होता है म्यूजिक का, जिसमें हमें डिग्री कोर्स कहते हैं, और वो डिग्री कोर्स उनको लेना पड़ेगा। तो साइड बाय वो कोर्स चलता है, तो उसके लिए उनको ये करना पड़ेगा कि उनको या तो मैथ, साइंस या आर्ट्स जो भी वो सब्जेक्ट पसंद करते हैं वो साथ में, उसके साथ में वो एक म्यूजिक को भी अपना जो अलग से इंस्टीट्यूट्स होते हैं म्यूजिक वाले, वो उनको वो करवाएंगे। तो ये 6 इयर्स का कोर्स अलग चलेगा और ये इनका अलग चलेगा। तो ये भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। म्यूजिक बोलो तो नॉट ए जोक, पर हाँ, और साथ में अगर वो चाहे मैथ्स और साइंस लेना तो मैथ्स और साइंस के साथ वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी म्यूजिक ले सकती हैं। जैसे हम जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं 11th में और 12th में, तो उसमें एक वो म्यूजिक का सब्जेक्ट चूज करके, और फिर उनको वो समझ में आ जाएगा कि उनके लिए वो कितना इजी है और कितना टफ है फर्स्ट ईयर, मतलब 11th में और 12th में ही। फिर उसके बाद जब वो फाइनल ईयर में या जब वो
12th पास आउट हो जाती हैं, उसके बाद भी वो 6 इयर्स का कोर्स किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर वो कर सकती हैं, तो वो उनको इजी पड़ेगा। ओके आई थिंक यू गॉट इट क्लियर कि आपको 11th 12th में कोई सब्जेक्ट के साथ में म्यूजिक लेना है, और जो 6 ईयर का कोर्स मैम बता रहे वो आपका 12th के बाद होगा। एक और बात का मैं सलाह दूंगी विधि खंडेलवाल, एक और बात बोलूंगी, जैसा कि निधि जी ने आपको बताया, इसके साथ ही साथ आप क्या करें, देयर आर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज जो कि कला संगीत को समर्पित हैं। यस, आप क्या करें, आप इन यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट, इनके अपने कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, आप डायरेक्ट कॉल करें और उनसे पूछें कि, क्योंकि 10th इज द राइट टाइम। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो 11th से आपको कला विषय चुनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और उनके स्पेसिफिक करिकुलम होता है, उस करिकुलम के लिए आपको 11th 12th में स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज लेना होता है। क्योंकि हम में यहाँ पे हम जो लोग भी हैं उनका शायद म्यूजिक से बहुत कम नाता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डायरेक्टली, जैसे कि इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में, इसलिए मैंने आपसे पूछा था आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो वो 11th से आपको प्रोत्साहित करता है कि आप 11th से ही म्यूजिक सब्जेक्ट लें। इसके अलावा बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि मैं खुद जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हूँ वहां पर भी अभी मास्टर्स कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है म्यूजिक के लिए, ठीक है। तो आप क्या करें, डायरेक्टली कांटेक्ट करें ऐसे इंस्टीट्यूट में, जस्ट आपके पास फोन है, आप गूगल कर सकती हैं, या फिर आप फोन नंबर लें ऑनलाइन और उन्हें कांटेक्ट करके पूछें कि व्हाट शुड द ऑप्शन। डेफिनेटली आप 4 जगह कॉल करेंगी कि आपको 3 जगह से करेक्ट आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अभी, क्योंकि आप 10th में है, दिस इज द राइट टाइम कि आप अभी के अभी 2-3 जगहों पर कांटेक्ट करें, यदि आपने म्यूजिक को सीरियसली अपना करियर ऑप्शन चुना है तो दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक निधि जी के लिए होगा। दीप्ति यहाँ पे बोल रही है कि उनकी बेटी शायद स्टिचिंग और पेंटिंग में इंटरेस्ट रखती है, तो उन्हें 10th में क्या करना चाहिए, 10th के बाद क्या लेना चाहिए? उनके लिए फिर वो एक ही ऑप्शन है, स्टिचिंग बोला ना आपने? हाँ ओके, स्टिचिंग। और तो फिर उनको जो होम साइंस सब्जेक्ट होता है वो एक होम साइंस सब्जेक्ट को भी चूज कर सकती हैं, उसके लिए 11th 12th में भी होता है। और आर्ट सब्जेक्ट के साथ साथ हमारे को एक होम साइंस का सब्जेक्ट भी मिलता है, या साइड बाय साइड वो इनके डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से वैसे तो अगर वो फैशन डिजाइनिंग भी करेगी तो उसको 11th और 12th पास आउट होना जरूरी है, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग के लिए भी 12th होना कंपलसरी होता है, तो 11th 12th तो उसको करना ही पड़ेगा। और उसके बाद वो फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा कोर्स चाहे तो डिप्लोमा कोर्स कर सकती है, या आगे उसको उसमें पूरा करियर के लिए बनाना है तो फैशन डिजाइनिंग का उसको पूरा ग्रेजुएशन का कोर्स भी मिल जाएगा, तो वो भी वो कर सकती है। साथ में अगर वो आर्ट से रिलेटेड करना कुछ चाहती है तो सर जे कॉलेज में आर्ट से रिलेटेड उसको सब्जेक्ट्स के लिए वहां पे एक आर्ट के लिए पेंटिंग का एक पूरा ही उनका वो होता है। तो 11th और 12th के लिए तो बेसिक उसको कुछ नहीं मिलेगा, 11th 12th में उसको बेसिकली जो है जो किसी एक सब्जेक्ट के साथ ही जाना पड़ेगा। बाद में वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए सर आर्ट जे कॉलेज जो है बॉम्बे में, वहां पे वो अप्लाई कर सकती है, उसके थ्रू वो उसको मालूमात ले सकती है। उसके लिए उसको जो मेंस का एक पेपर होता है, सेकंड ग्रुप में जो पेपर होता है वो पेपर देना पड़ता है उसके लिए। तो मुझे कंफर्म तो नहीं पता उसके बारे में, बट ऐसा है कि वो उसको साइंस के थ्रू ही जाके आगे सर जे कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जस्ट मैं एक बात यहाँ ऐड करूंगी, जे स्कूल ऑफ आर्ट जो मुंबई में है हमारे, वो भी जे जैसे भी जो भी आर्ट्स के स्कूल्स हैं, जो भी अगेन एकेडमी है, ये सारे के सारे एडमिशन बाय कॉमन टेस्ट होते हैं। यस, हाँ, कॉमन टेस्ट 12th स्टैंडर्ड के बाद पास करना होता है, एक आपको इंटरव्यू क्लियर करना होता है, उसके बाद ही आपको ये फुल फ्लेज एक बहुत बड़ा करियर है, जिनका बहुत फ्री हैंड है ड्राइंग के लिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज इसमें आगे जाके आपको 8 तरह के एरियाज मिलते हैं पेंटिंग की, म्यूरल से लेके ऑब्जेक्टल पेंटिंग्स के, आप वेराइटी ऑफ एरियाज में जाके पेंटिंग में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, मेरिट रैंकिंग आती है ऑल इंडिया बेसिस पे, फिर आपको वहां पे एडमिशन मिलता है।
लेकिन जैसे ही निधि जी ने बहुत अच्छा और सजेस्ट साथ में कि आप चाहे कॉमर्स करें चाहे आर्ट्स, मेरे हिसाब से उस बच्चे को आर्ट्स या कॉमर्स लेना चाहिए, डबल बेनिफिट ले। एक तो अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करे साथ में, और बहुत सारे हमारे पास इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जो फैशन डिजाइनिंग बोल के स्टिचिंग और पेंटिंग का हाई लेवल क्लासेस, जैसे एनआईटी है, आईआईएफटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन ट्रेड, तो फैशन टेक्नोलॉजी, तो उनमें भी एडमिशन ले और साइड बाय साइड अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करे। तो डबल बेनिफिट है कि आपका ग्रेजुएशन भी हो रहा है साथ में, प्लस आपको आपकी जो इंटरेस्ट एरिया है स्टिचिंग और पेंटिंग, उसमें भी आप हायर लेवल ऑफ स्किल्स पे पहुंच सकते हो। तो आप वैसा भी कर सकते हो और ऑप्शन। अगर आपने पेंटिंग का, तो फिर आपको इंटरमीडिएट जो हम लोग बाहर में होती है, आई डोंट नो बाहर होती है कि नहीं होती है, मुझे नहीं मालूम, हम लोगों की क्या एक इंटरमीडिएट का एग्जाम होता है, तो वो अगर क्लियर करते हैं तो एज अ स्कूल में जो ड्राइंग टीचर्स बोल के वो हम लोगों को वहां पे जॉब मिलता है। तो वो पता नहीं मुझे बाहर के स्टेट्स में है कि नहीं है, बट महाराष्ट्र में ये चीज है कि नहीं, हर जगह है ये। इंटरमीडिएट का एक कोर्स होता है, वो सेम करना सेम सही है है निधि ना। जी, हर जगह ये प्ले चीजें से स्कूल भी रहते हैं। आई विल ऐड वन पॉइंट। फिर मैं 10th के बाद 11th से पूरा फाइन आर्ट्स में ही कराते हैं, जैसे कॉमर्स साइंस है तो उनका पूरा फाइन आर्ट्स रहता है, और उसमें सारे हाँ। पेपर्स ड्राइंग पेंटिंग से भी रिलेटेड पढ़ाए जाते हैं। एंड आफ्टर 12th बच्चा चाहे तो बहुत सारे ड्राइंग इंस्टीट्यूट है जो अपनी पर्सनल खुद की एंट्रेंस एग्जाम्स भी रखते हैं, कॉमन एग्जाम्स तो होती है, उसके अलावा वो भी उसके वाया MIT है, जैसा आपने बताया, जैसे काफी सारी कॉलेजेस है, बड़ौदा में है, MS यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहाँ ले सकते हैं। और अगर आफ्टर 10th आपका बच्चा चाहता है कि नहीं मुझे यही करना है, तो फाइन आर्ट्स चुनकर वो आगे अपना करियर बना सकता है। यस, आई ऐड वन थिंग हियर। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगी, सभी ने काफी कुछ कवर अप कर दिया है, निधि जी, रेणु जी और रुचिका जी ने। तो मैं उस बच्ची का नाम नहीं जान पा रही हूँ जो स्टिचिंग में इंटरेस्टेड है और पेंटिंग में इंटरेस्टेड है। हाँ, तो तृप्ति जी, मैं आपको यही बताऊंगी कि ये आपको बता दिया गया है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी यदि आप किसी अच्छे फाइन आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, या फिर किसी अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में आप एडमिशन चाहते हैं, चाहे आप नेशनल NIFT ले लें या फिर पायल अकेडमी ले लें या फिर कोई और भी इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले इन इंस्टीट्यूट की सबकी अपनी एंट्रेंस एग्जाम होती है। इन सारे एग्जाम्स में जनरली लैंग्वेज एक मेन सब्जेक्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और इसके अलावा एक आध सब्जेक्ट ऐसा भी होगा जो आपने 11th-12th में खुद ऑप्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करें, अगेन आई विल रेफर द सेम थिंग कि गूगल आपके पास है, सेलफोन आपके पास है, आप ये देखिए कि आप कौन से, आपको एम बनाना पड़ेगा, आप कौन से इंस्टीट्यूट में जाना चाहती हैं, आपके नियर बाय जो अवेलेबल है वो, या फिर आप नेशनल लेवल पे फेमस इंस्टीट्यूट में जाना चाहती हैं, वो डिसाइड करें, और डिसाइड करके ऊंचा उद्देश्य रखकर उसका आप करिकुलम देखें, एंट्रेंस एग्जाम का, एप्टीट्यूड और लैंग्वेज, और एक दो मेन सब्जेक्ट्स आपके होंगे जो कि स्टिचिंग को रिलेट करते और हैं। सब्जेक्ट्स रहते हैं, वो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं इनके, ड्राइंग तो से ये रिलेटेड। जनरल एप्टीट्यूड और लैंग्वेज तो आपको कहीं पे भी हेल्प करेंगे, तो आप इनके लिए अभी से तैयारी करें। थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी पे टेस्ट होगा, तो ये आप करिकुलम देखें, इसके लिए तैयारी करें, क्योंकि इन टॉप इंस्टीट्यूट की एग्जाम बहुत कठिन होती है, सेलेक्ट करना आसान नहीं होता। आप मेहनत करें एंड गेट थ्रू इट। तो आप, यदि आप वाकई डेडिकेटेड है, तो बहुत टॉप करियर बनाने की कोशिश करें इसमें। ओके, आई हैव वन मोर क्वेश्चन कि अभी मैं 10th में हूँ, तो मुझे 11th-12th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए उसके लिए, फैशन डिजाइनिंग के लिए? आप वो सब्जेक्ट चुने जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकती हैं और जिसको आप खुशी से दिल लगा के पढ़ाई कर सकती हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग के लिए कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इसी पर्टिकुलर ब्रांड से आना है। ठीक है। वन मोर क्वेश्चन। हाँ, मेरी बड़ी बेटी 12th में है, उसे UPSC के लिए पढ़ाई करना है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि उसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कि वो UPSC के लिए कैसे पढ़ाई करे, कैसे आगे बढ़े, पूछना चाहती हूँ। UPSC के लिए वैसे तो यहाँ पे सभी हैं, बट आई विल जस्ट सजेस्ट, UPSC के लिए आप कोई सा भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। आपके पास स्नातक डिग्री, बैचलर डिग्री होना जरूरी है। तो बैचलर डिग्री आप एक ऐसे सब्जेक्ट में लें जो आपको वाकई पसंद है,
जिसकी आप कोने कोने को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। जनरली यूपीएससी के लिए सब्जेक्ट लोग ऐसे चुनते हैं जो कि आर्ट्स रिलेटेड हो, क्योंकि यूपीएससी में आपको आप हिस्ट्री ऑफ मतलब मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं। तो जो डेडिकेटेड हैं वो एक बार पहले क्या करें कि आप देख लें कि कितने पेपर्स होने वाले हैं, क्योंकि उसके 3 लेवल्स होते हैं, प्री, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। और मेंस में 7 पेपर होते हैं, और 7 पेपर के लिए आपका एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छी तरह ऐसे लिखना आना चाहिए, आपका जनरल नॉलेज का ग्रिप बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। इसके साथ आपकी हिस्ट्री नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए, आपका मेंटल एबिलिटी अच्छा होना चाहिए, जनरल तौर पर आपकी हर चीज पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, हिंदी लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो ये सारी जनरल चीजें हैं जो यूपीएससी में मैटर करती है। तो आप इसलिए एक ऐसा सब्जेक्ट डिग्री कोर्स में चुने जिसके साथ साथ आप इन चीजों को भी टच में रख सके। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह साइंस में एनक्रोच्ड हो गए और जनरल नॉलेज से टूट गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक ऐसा सब्जेक्ट चुने जिसके साथ साथ अपनी पर्सनालिटी को आप ऑल ओवर इम्प्रूव कर सकते हैं, जनरल नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके लिए पढ़ाई आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए यदि आप वाकई चाहते हैं यूपीएससी क्लियर करना। तो जो 12th अभी वो कॉमर्स में, अभी कॉमर्स प्लस एडिशनल मैथ्स है उसका, और अभी वो 12th में है। बिल्कुल बिल्कुल, मैथ्स कॉमर्स के साथ वो बिल्कुल यूपीएससी कर सकती है। डिग्री चाहिए तो कॉमर्स में उसको डिग्री कर लेने दीजिए, और चाहे तो आर्ट्स में भी वो डिग्री कर सकती है यदि वो डेडिकेटेड है तो। अदरवाइज आई विल सजेस्ट लेट हर गो विद कॉमर्स मैथ्स। इन केस कभी यूपीएससी क्रैक नहीं होता है तो कॉमर्स मैथ्स में इतने सारे दूसरे ऑप्शंस हैं, सीए है, सीएस है, एक्चुअल है, डेटा एनालिस्ट का काम भी कर सकती है वो, तो देयर आर मेनी अदर थिंग्स। तो आप उसको कॉमर्स मैथ्स की डिग्री के साथ आगे बढ़ने दीजिए, साथ में यूपीएससी का जो रिक्वायरमेंट है उसको अभी से पढ़ने बोलिए, और अभी से शी शुड स्टार्ट विद प्रिपेयरिंग ऑफ यूपीएससी। उसका मेन सब्जेक्ट क्या रहेगा, साथ साथ उसके दूसरे जो सहायक सब विषय क्या होंगे उसको अभी से डिसाइड करना होगा। तो उसको इसके लिए अगेन मैं कहूंगी कि यूपीएससी की वेबसाइट पे जाए, सिलेबस डाउनलोड करे, देखे क्या क्या ऑप्शंस हैं और फिर डिसाइड करे। अच्छा एक बात और, यूपीएससी के लिए कौन सी स्टेट अच्छी है, कहाँ भेजना चाहिए उसे पढ़ने के लिए अपन को, यूपीएससी के लिए कहाँ भेजना चाहिए उसे? अभी फिलहाल तो 2 साल अपने घर पे रखे क्योंकि पैंडेमिक है। अरे वो ये चाहती कि मैं कोचिंग भी वहीं से करूँ और अपना ग्रेजुएशन भी वहीं से करूँ, दिल्ली से। इस वक्त अगर आप सोच रही हैं कि कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट है, तो यूपीएससी अगर आपको क्लियर करवाना है और डेडिकेशन के साथ कराना है तो साउथ दिल्ली, यस, साउथ दिल्ली इज द राइट प्लेस। 2 ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स वहां पे हैं, जिसकी मैं पूरी डिटेल एड्रेस के साथ बाद में दे दूंगी। अच्छा, दिल्ली इज द हब फॉर क्लियरिंग योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। वैसे तो ये कहीं से भी हो सकता है, जहां से भी आप मन लगा के पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जब तक गाइडेंस नहीं है कि किस तरह से आपको आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव करनी है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के अटेम्प्ट्स आपको करने हैं, उसका एक बहुत अच्छा गाइडिंग का बहुत फोकस चाहिए। आपको गाइड करने वाला बहुत अच्छा पर्सन होना चाहिए। ऐसा होता नहीं तो बहुत सारे लोग, हम लोग जो है वहां हो सकते थे हम भी शायद परस्यू करते, लेकिन एक डेडिकेटेड मोटो, और मुझे बोलते हुए बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं हो रही है, अगर यूपीएससी आपने अपना करियर सोचा है कि आगे जाके मुझे कलेक्टर बनना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है, तो आप अपने माइंड में बेटा ये जरूर ध्यान में रखिए कि ये कोई पढ़ाई एग्जाम पास करने से ही नहीं होगी। कम से कम 16 से 17 घंटे की डेडिकेटेड पढ़ाई, और वो भी डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स की पढ़ाई, खाली एक ही नहीं, डाइवर्सिफाइड। आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका ओपिनियन फॉर्मेशन, आप क्या सोचते हैं कि क्या चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या इसका रिपरकशंस है, तो आपके ओपिनियन फॉर्मेशन, इसके लिए आपका अपडेशन, डेली क्या हो रहा है इकोनॉमिक्स में, आपकी इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स में, आपको सब चीज के बारे में नॉलेज होना। तो मतलब आपको पूरी जद्दोजहद करनी है, डाइवर्सिफाइड नॉलेज रखनी है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग गाइडिंग फोर्स चाहिए जो आपको पैरामीटर्स बताता जाए, और आपकी पूरी मनोशक्ति चाहिए कि नहीं मुझे तो बस यही करना है। तो आप कहीं से की गाइडेंस के तौर पे अगर आप इंस्टीट्यूट पूछ रहे हैं तो इस वक्त साउथ दिल्ली में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है जो गाइड करते हैं, और माने या नहीं माने, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है,
लेकिन बिहार पटना से सबसे ज्यादा यूपीएससी क्लियर होते हैं। तो पर आप रेणु जी, ऑप्शन गर्ल्स में, के लिए बिहार इतना सेफ है? अब वो सेफ्टी की बात देखिए मैं नहीं कर सकती, मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स बताया है कि टोटल आईएएस ऑफिसर जितने बनते, जितने पास होते हैं, उसमें से 38% बिहार का बच्चा होता है। लेकिन उसमें से मैंने, जहां तक मैं जानती हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बताता है, काफी लोग जैसे इंजीनियरिंग करने के लिए, मेडिकल करने के लिए कोटा जाते हैं, यूपीएससी करने के लिए दिल्ली जाते हैं। मगर दिल्ली ये कहा जाता है कि लड़कियों के लिए सेफ जगह नहीं है। अब तो जगह इसलिए थोड़ा, सेफ है मैम। इसलिए मुझे जरा इसी के लिए और बहुत डर आप लग रहा है वहां आपके भेजने के लिए। हाँ, आप कोविड पेंडेमिक में सेफ नहीं मान सकती है, बट इन अदर केसेस आजकल सब जगह सेफ है, क्योंकि लड़कियां खुद ही इतनी अपने आप पे निर्भर हो चुकी है। अब वो नहीं डरती, इजीली सब कुछ मैनेज कर लेती है। तो एज ए मदर आप नहीं घबराएं, क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर से हूँ और हमने भी अपनी बच्चियों को बाहर भेजा है। अब सब कुछ सेफ है, बस हाँ ये बीमारी का दौर है, इसलिए हमें सेफ्टी रखनी है। बाकी आप नहीं। कहीं भी भेजे, बहुत अच्छे से पढ़ेगी आपकी बेटी। नहीं, घर के बड़े लोगों को जैसे पता है कि दिल्ली ऐसी जगह है, तो इसलिए घर हाँ, के वो बड़े लोग थोड़ा कोई सोच रहे सी भी बाहर। जगह जब आप अपनी बच्ची को भेजेंगे, घर के बड़े यही बोलते हैं, वो दिल्ली नहीं, वो सब पे फॉलो सब जगह के लिए ऐसा ही बोलेंगे। लेकिन हाँ थोड़ी सी हिम्मत रखिए, हाँ। इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके अच्छा हॉस्टल दीजिए। लेकिन देखिए, टाइम की पंक्चुअलिटी और आपको अपनी बच्ची पे भरोसा, दोनों चीज होनी चाहिए, तो कहीं कोई खतरा नहीं है। और आपकी बेटी ने जैसे बीकॉम चुना है, अगर उसको यूपीएससी करनी है, 12th में कॉमर्स चुना है, और अगर आप यूपीएससी करनी है तो आफ्टर 12th आर्ट्स में भी जा सकती है, बीए Yes, इकोनॉमिक्स में जा बिल्कुल सही। सकती है, बीए पॉलिटिकल साइंस में जाती है, तो उसे काफी हेल्प मिलेगा Yes, उधर। yes, कॉमर्स के बहुत सही। बजाय वो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट ये जो चुने, जो पीएससी में बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो वो बिल्कुल, चेंज कर सकती हैं। बहुत सही बोले आप रुचिका जी, बहुत सही। एक क्वेश्चन अब ये दीप्ति के अकॉर्डिंग में मैं पूछ रही हूँ। जैसे आप लोगों ने अभी कहा कि डिग्री करना चाहिए फैशन डिजाइनिंग में, बट कुछ पेरेंट्स मानते हैं कि फैशन डिजाइनिंग के डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, तो वो बाद में करवा लेंगे, हम अभी ग्रेजुएशन कुछ और करवा लेते हैं। तो उसके संबंध में कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, ऐसी बात नहीं है, ये दोनों चीज साइमल्टेनियस चल सकती हैं। आप अपना ग्रेजुएशन भी करिए और डिप्लोमा। हमारे कंट्री में 2 डिग्री एक साथ नहीं ले सकते आप, लेकिन एक डिप्लोमा और एक डिग्री आराम से, क्योंकि आप जो डिप्लोमा लेंगे वो तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लेंगे, तो दोनों चीज पैरेलल चल सकती है। मैंने जैसे कहा ना, जैसे जैसे आपका ग्रेजुएशन होगा वैसे ही आप अपना फैशन डिजाइनिंग के लिए, क्योंकि आपको खुद का स्टार्टअप शायद चलाना शुरू पसंद करें, या फिर किसी और फैशन डिजाइनर के अंडर आप काम करेंगे, तो उसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना या ना होना कोई मतलब, ये फैशन डिजाइनिंग वोकेशनल कोर्स है, डिग्री कोर्स नहीं है, डिग्री नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आप आईआईएफटी से करते हैं तो आपको मिलता है, लेकिन ये कोई एकेडमिक डिग्री नहीं कहलाती है, ओके, वोकेशनल डिग्री कहलाती है। और वोकेशनल डिग्री के लिए एकेडमिक डिग्री का होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उसमें आपकी खुद की कैलिबर, आपकी खुद की क्रिएटिविटी जितना ज्यादा अच्छा होगा, आपका स्कोप उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो दोनों चीज पैरेलल चल सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी तरफ से है? कोई कुछ क्वेश्चन करना चाहता है तो अपना हैंड राइज करें। किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन है? मैं दिल्ली के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। ओके, मुझे सुन सकते हैं सर? हाँ हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली मैं दिल्ली में रही हूँ 4 साल। तो मैंने देखा है वहाँ का जो कॉलेज क्राउड है, क्या मुझे देख सकते हैं? हाँ हाँ, जी जी। Yes. मैं दिल्ली में एक्चुअली 4 साल रही हूँ, तो वहाँ का जो कॉलेज कल्चर है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ। बेसिकली क्या है कि दिल्ली अपने आप में, जैसे सभी को रॉन्ग नोशन है, एक्चुअली रॉन्ग नहीं, ये करेक्ट भी है कि ईव टीजिंग काफी होता है दिल्ली में। आफ्टर 7 o'clock वहाँ पे जो स्ट्रीट्स है, स्पेशली जो आइसोलेटेड स्ट्रीट है, वहाँ पे बिल्कुल भी सेफ नहीं है लड़कियों के लिए। लेकिन अगर दिल्ली भेज रहे हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, स्पेशली गर्ल्स को, तो 2 चीजों का ध्यान बहुत ज्यादा
जरूरी है आप घर से उसको बहुत ज्यादा एम्पावर भेजें। एम्पावर इन द सेंस बच्ची को आपके बोल्ड बनाना बहुत जरूरी है, घर से ही उसको इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाना जरूरी है। क्योंकि दिल्ली का कल्चर ऐसा है कि वहाँ पे ना इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर जगह से बच्चे आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से, इवन बाहर की कंट्रीज से बच्चे ट्रैवल करते हैं, तो कल्चर बहुत फास्ट है वहाँ पे कॉलेजेस का। स्पेशली आप अगर इवन 11-12 के बाद भी जब बच्चे जाते हैं वहाँ पे, तो वो बहुत ही ज्यादा मेंटली अपसेट हो जाते हैं, जो बच्चे बहुत ही प्रोटेक्टेड माहौल से जाते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि बच्चे को बहुत बोल्ड और एम्पावर करके आपको घर से भेजना जरूरी है, अगर आप दिल्ली के बारे में सोच रहे हैं तो। और सेकेंडली ये है कि वहाँ पर ना बच्चे कैरी अवे बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई के अलावा डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं दिल्ली में। तो अगर मेंटली बच्चा बहुत स्ट्रांग है, इमोशनली स्टेबल, उसकी लाइफ बना होता है। लेकिन अगर मेंटली इमोशनली बच्चा थोड़ा सा वीक है, तो आई थिंक दिल्ली का ऑप्शन आप मत चूज कीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा फास्ट है, एजुकेशन से लेके, सोसाइटी से लेके, वहाँ का जो बाहर का कल्चर है या पीयर प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है दिल्ली में। तो आई थिंक दिल्ली वुड नॉट बी द ऑप्शन फॉर द किड्स हु आर नॉट इमोशनली स्ट्रांग। तो इसीलिए, बिकॉज मैंने करीब से देखा है, मैं टीचिंग में थी, मैं 4 साल वहाँ पे रही हूँ, तो जो बच्चे बहुत ही इमोशनली टेंडर होते हैं वो बच्चे कैरी अवे हो जाते हैं, इवन दे गो इनटू डिप्रेशन। तो करियर बनाने के बजाय उनका सब कुछ बिगड़ जाता है, एंड दे कम बैक हैविंग नथिंग इन देयर हैंड्स। सो आई थिंक ये 2-3 चीजों पे ध्यान रख के ही आप दिल्ली का ऑप्शन चूज कीजिए। यही मैं बोलना चाहती थी। थैंक यू। ओके, थैंक यू अर्चना जी। थैंक यू। थैंक यू। निधि जी, मैं अब चाहूंगी आप कुछ कहें। समय चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है उसमें हम पेरेंट्स भी और बच्चे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है कि बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा आगे करियर क्या होगा, और पेरेंट्स सोच रहे हैं बच्चों का करियर क्या होगा। सेकंड थिंग, जो पेरेंट्स जिनके बच्चे ऑलरेडी बाहर थे पढ़ने के लिए, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चे, जिनके बच्चे बाहर गए हुए थे पढ़ने के लिए और वो वापस घर आए हैं, अभी 1 साल 1.5 साल से वो घर पे हैं, तो हम पेरेंट्स भी परेशान हैं और वो बच्चे भी परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उनको घर का इन्वायरमेंट इतना वो नहीं कर पा रहे हैं, सेट अपने आप को उस पे सेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बाहर रहने की उनकी आदत हो चुकी थी। और पेरेंट्स को भी यही चीज हो रही है कि बच्चा कंटिन्यू बाहर था, तो उसने घर के सारे, जो हम एक मतलब सीधे शब्दों में बोलना चाहूँ कि संस्कार जो हम बोलते हैं, कि अब हम पेरेंट्स को ये लगने लगा है कि मेरा बच्चे को तो मैंने जो संस्कार देने थे, जो 11-12 के बाद बच्चे बाहर चले जाते हैं या 10th के बाद बाहर चले जाते हैं, और वो जो एकदम से अभी घर आए हैं, या वो बच्चे जो जॉब कर रहे थे और वो एकदम से घर आए हैं, उनके लिए तो हम कहीं पे, हम पेरेंट्स थोड़ा सा डिस्टर्ब है कि यार हमारे से शायद कहीं गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो रातों में जगना, रातों में देर तक काम करना और सुबह लेट उठना, सारा शेड्यूल हमारे हिसाब से नहीं होता, हम पेरेंट्स जो चाहते हैं शेड्यूल उसके हिसाब से नहीं होता, तो हम लोग एक दूसरे को मैनेज करने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहे हैं अभी। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, कि अभी हम लोग एक दूसरे को वापस से, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोरोना को पॉजिटिव वे से देखूं तो मैं उसका थैंक्स बोलूंगी, कि हो सकता है अगर वो नहीं होता तो शायद जो बच्चे हम पेरेंट्स से दूर चले गए थे, तो हमको बच्चों को जब वो बड़े हो गए तो हमको उनको करीब से देखने का मौका मिला, क्योंकि बच्चा 10th तक छोटा होता है, 10th के बाद जनरली सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को 11-12 के लिए, कोई IIT के लिए प्रिपरेशंस के लिए या कोई दूसरे प्रिपरेशंस के लिए बाहर भेज देते हैं, और उसके बाद वो बच्चे वापस घर में आ रहे हैं, तब तक के हमें तो समझ में नहीं आया। जब हमारा बच्चा 18+ हुआ तो उसका सारा सोचने का तरीका ही चेंज हो गया और हमारा सोचने का भी तरीका चेंज हो गया, तो अब मैनेज करने में कहीं ना कहीं हम लोगों को कठिनाई आ रही दोनों को। तो सबसे पहले हम लोगों को ये चीज तो
माननी पड़ेगी कि भाई हमने जो बच्चा है उसको जैसे जीने का तरीका हमने सिखाया है वो उस तरीके से तो जी रहा है। कहीं ना कहीं अभी हम धीरे धीरे सारी चीजें लाइन पे लाएंगे, धीरे धीरे लाइन पे हम बच्चे को भी ले आएंगे और फिर बच्चों को। अब आप लोग जो हमारे बच्चे 18+ हो चुके हैं, अब उनमें इतनी समझदारी आ गई है कि वो पेरेंट्स को समझ सके। तो उनसे भी मेरा ये कहना है, अगर वो कोई बच्चा मुझे सुन रहा है, 12th के बच्चे भी बैठे होंगे सुन रहे होंगे, 10th वाले बच्चे भी अभी इतने समझदार हो गए हैं कि वो पेरेंट्स को समझें कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, पेरेंट्स भी अभी। तो हम दोनों को मैनेज करके चलना पड़ेगा कि हम पेरेंट्स बच्चे के लिए मैनेज करेंगे, क्योंकि आप जैसा दोगे, अगर आप एक बॉल दीवार पे मारते हो तो वो दीवार से बॉल रिवर्स आपके पास आएगी। बाय चांस आपने ब्लैक बॉल फेंका है दीवार के ऊपर और आप सोचोगे कि रिवर्स में मेरे पास व्हाइट बॉल आए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आपने अगर ब्लैक फेंका है तो ब्लैक ही वापस आना है। तो आप बच्चे को पॉजिटिव देंगे तो बच्चा आपको वापस से पॉजिटिव देगा। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे उसको समझने में कि मम्मा क्या बोल रही है, क्या समझा रही है, वो चीज उसको समझने में टाइम लगेगा, बट हमको हार नहीं माननी है। पॉजिटिव थिंक देंगे आप उसको तो पॉजिटिव वापस मिलेगा। उसके बाद मेरी एक और आप लोगों से बस यही विनती है, बार बार मैं एक ही बात बोलना चाह रही हूँ कि हम बच्चों को एज अ प्रिकॉशन बोल के बोलते हैं, हाथ धोया, हाथ धो नहीं तो कोरोना हो जाएगा। तो हम ये नहीं बोलेंगे, हम बच्चे को सिर्फ बोलेंगे हाथ धो। क्योंकि देखिए पहले भी हमारा बच्चा जाता था बाहर और वो हमको बोलता था मम्मी हम बाहर जा रहे हैं, तो हम बोलते थे टेक केयर। हम बच्चे को ये नहीं बोलते थे कि भाई गाड़ी संभल के चलाना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते थे हम। पर आजकल हम बच्चों को जितने भी हम उनको बात बताते हैं तो हर चीज में बेटा हाथ धोया नहीं तो कोरोना हो जाएगा, ये नहीं बोलना है। हमको बोलना है बेटा हाथ धोए, बेटा मास्क लगाए। ये छोटे बच्चों की बात कर रही हूं मैं। जो हम बच्चों को डराते हैं, हमें डराना नहीं है, हमें उनको प्रिकॉशन कैसे लेना है वो चीज समझानी है। डर के साथ जीत नहीं होती है, डर को डरा कर जीत होती है। तो हमारे जो हम सबके बीच में डर बैठ गया है कि हमारे साथ भी कोरोना हमारे पास भी ना आ जाए, तो हम सबको कोरोना को डराना है, कोरोना से नहीं डरना है। तो प्रिकॉशंस लेने हैं हमको। इसके बाद मैं आप लोगों से एक ही चीज बोलूंगी कि देखिए मैं मेडिटेशन को थोड़ा सा ज्यादा वो मानती हूँ कि हर किसी को मेडिटेशन करना चाहिए। और आप सुबह उठते हैं तो कम से कम मेडिटेशन नहीं भी कर सक रहे तो आप सिर्फ हमारे साथ 6-7 चीजें हैं जो हमें हमारे थिंक में दिन भर लानी चाहिए। जैसे हम सुबह उठते हैं तो मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे आसपास का वायुमंडल शक्तिशाली है, मेरा जो बिजनेसमैन है या जो भी है तो मेरा जो कार्य करने का जो स्थल है वो एकदम सुरक्षा कवच में है और मैं परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। अगर हम ये 4-5 चीजों के दिन में कम से कम हर 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद या घर से बाहर जब भी हम निकलते हैं, ये 4-5 चीजें हम अगर अपने दिमाग में रख कर चलते हैं तो ये बहुत सक्सेस होती है। सेकेंड थिंग, जो पेरेंट्स है, जो मम्मी लोग है, उन लोगों का आजकल एक प्रॉब्लम होता है कि बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे जिद्दी हो गए हैं। तो बच्चे जिद्दी हो गए हैं, बच्चे सुनते नहीं है, तो कहीं ना कहीं वही वाली बात आती है कि जो बॉल मैंने फेंकी थी वही बॉल मेरे पास वापस आई है। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं बताऊंगी, छोटी सी स्टोरी नहीं, जनरली जब मेरा बच्चा छोटा होता है, हर पेरेंट्स का, चलते चलते वो जब चलना सीखता है, चलते चलते किसी टेबल से टकरा गया तो मैं बच्चे को ये नहीं बोलती कि बेटा गलती तेरी थी, तूने टेबल को देख के नहीं चला। मैं जाके तुरंत टेबल को 2-3 ठोकती हूँ उसके सामने, हट मेरे बच्चे को मारा तूने, हट मेरे बच्चे को मारा तूने। तो हमारी ही गलती हो गई कि मैंने बच्चे को ये नहीं सिखाया कि तुझे देखकर करना था। हमने टेबल जिसको कोई समझ नहीं है, बच्चे को खुश करने के लिए मैंने
वो टेबल को ठोक दिया ले जाके 2-4। कहाँ गलत है, जो चीज गलत है उसको तुरंत गलत बताइए उसको। थोड़ी देर वो आपसे गुस्सा होगा, थोड़ी देर आपके विरोध में जाएगा वो, पर बाद में आपकी बात जरूर मानेगा। किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो आप हर चीज को अगर पॉजिटिव वे पे देखेंगे तो पॉजिटिव होगा। जिससे मैंने कोरोना काल को सबने निगेटिव में देखा और है, मैं मानती हूँ, बट मैंने उसे पॉजिटिव में देखा। मुझे लगा कोरोना आया तो उसने हम लोगों को बहुत सारे अच्छे संस्कार दिया। जैसे हम पहले नमस्कार करते थे, हमने नमस्कार करना वापस सीखा। हमने बार बार हाथ धोना वापस स्टार्ट किया, जो हमारे संस्कारों में था, जो हमने छोड़ दिया था। हमने हाथ धोना वापस स्टार्ट किया। हम घर में बाहर जूते चप्पल उतारने लगे, जो चीजें हमने छोड़ दी थी वो वापस से। तो मैंने ये उसका पॉजिटिविटी देखा कि कोरोना आया तो आज घर वालों को सबको एक साथ बैठने को नहीं तो देखने चला गया, पेरेंट्स अलग मार्केटिंग को चले गए, बट ये कोरोना ने हम सबको आपस में एक साथ बैठने का फिर से मौका दिया है। तो हर चीजों का निगेटिव से निकल के हमको पॉजिटिव होगा। जो आया है, जो महामारी आई है, वो कुछ समय के लिए है और वो चले जाएगी। सिर्फ ये हम लोगों को सही राह दिखाने के लिए आई है। तो हम इसे पॉजिटिव वे में लेंगे। एक टाइम था जब हम किसी चीज को बोलते कि अगर बोल दिया कि ये पॉजिटिव है तो सारे लोग डर जाते हैं। तो आप लोग सोचिए कि वो कोरोना भी हमको सिखा रहा है कि पॉजिटिव रहो। जाते हैं और पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो हम सब दुखी हो जाते हैं और निगेटिव, जबकि पॉजिटिव मतलब क्या होता है, पॉजिटिवनेस होना हमारे पास। तो कोरोना ने हमको ये सिखाया कि आपको पॉजिटिव रहना है, मुझे पॉजिटिव नहीं करना है, कोरोना को पॉजिटिव नहीं करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। तो आप सोचेंगे जैसा वैसा पाएंगे। तो हमको रोज सुबह उठकर ऊपर वाले से सिर्फ इतनी ही प्रेयर करना है, इतनी ही प्रार्थना करना है कि मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं सूर्य के चारों तरफ की जो दुनिया है वो भी शक्तिशाली है और जो भी आया है वो तुरंत ही चला जाएगा। जो भी आया है वो तुरंत ही चला जाएगा। थैंक यू। थैंक यू निधि जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही। इसमें 2 पॉइंट्स जो आपने कहे उसके बारे में मैं बोलूंगी थोड़ी सी। एक तो फर्स्ट जो आपने रूटीन के बारे में बताया है कि बच्चे पहले कुछ और हैबिट्स थी, अभी घर में आके रहने लगे तो हैबिट्स चेंज हो गई है। तो एक चीज हमारा साइकोलॉजी में कहा जाता है या एक रूल हैगा 21/90 का। 21 मीन्स 21 डेज और 90 भी 90 डेज है, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि आप अगर किसी चीज को पर्टिकुलरली किसी एक टास्क को अगर 21 डेज तक करते हैं तो वो आपकी हैबिट में आ जाता है और 90 डेज तक करते हैं तो वो आपका रूटीन बन जाता है। सेम जैसे बच्चों के साथ हुआ है, वो बाहर 90 डेज से ज्यादा रहे तो उनका वो रूटीन बन गया है। अब वो यहाँ आके रह रहे हैं तो उनका रूटीन उस हिसाब से चेंज हो सकता है। सो हमें जस्ट जो भी हम चेंजेस चाहते हैं उसे 21 डेज तक करके उनकी हैबिट्स चेंज करवा सकते हैं। ज्यादा हमें उसमें परेशान होने की कोई नीड नहीं रहती है। सेकंड, जो निधि जी ने कहा कोरोना को पॉजिटिव लीजिए, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं कोरोना का, तो मुझे पूरे टाइम यही लगा कि जो लॉकडाउन के फर्स्ट लॉकडाउन के 3 मंथ थे उसमें मैंने सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट वो 3 महीने मुझे मेरे लिए मिले, जो मैं अपने आप को ज्यादा अच्छे से समझ पाई कि मैंने 4 साल की फास्ट लाइफ में क्या किया, क्या नहीं किया, क्या हो सकता था। काफी कुछ लॉकडाउन ने मुझे सिखाया उस समय। सो वैसे ही आप लोग के पास भी जितना टाइम मिल रहा है अभी सेल्फ के लिए या फैमिलीज के लिए, उस चीज को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। कोरोना को नेगेटिव लेने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट हेल्थ अपनी अच्छी से रखिए, इम्यूनिटी बना के रखिए, कोरोना इजीली हार जाएगा। मैं रेनू जी से कुछ कहना, अगर वो कहना चाहती है तो रेनू जी को बुलाना चाहूंगी मैं। रेनू जी आप हैं यहाँ पे? हाँ हूँ, मैं यहाँ पर ही हूँ। नहीं, बात ये है कि निधि जी ने बहुत ही एकदम सही कहा है, स्पिरिचुअलिटी इस वक्त बहुत जरूरी है। मेरा एक यूट्यूब पे मेरा एक
सेमिनार है जिसकी भी लिंक मैं फॉरवर्ड करूंगी, जिसमें मैंने पूरा एक टॉक दिया है कि न्यू नॉर्मल, आज मेंटल वेलबींग इज द न्यू नॉर्मल, कि कैसे हमें नए नॉर्मल में एंटर मारना है और ये नया नॉर्मल क्या होगा। तो स्पेशली बच्चों से रिलेटेड है कि वो नया नॉर्मल क्या होगा। देखिए जो भी बात है, हम वापस अपने एकेडमिक पर आते हैं कि एज अ पेरेंट भी आप लोग समझ जाइए कि जो नया नॉर्मल है और न्यू नॉर्मल में जो पढ़ाई का तरीका होगा वो बहुत ज्यादा अब टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। हमें समझ में आ गया है कि टेक्नोलॉजी का यूज करके हम पढ़ा सकते हैं। तो जो वो शिकायतें हैं कि बच्चा बहुत देर इस पे रहेगा, वो रहेगा, ये नहीं है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इस पर ही ज्यादा जोर देती है कि डाइवर्सिफाइड एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्टडी होनी है। तो जो भी नए करियर्स, नए वोकेशंस आ रहे हैं, उन्हें एक्सेप्ट करिए। मुझे बोलते हुए बड़ी हिचक बिल्कुल भी नहीं हो रही है कि मैं खंडेलवाल हूं और हम सब खंडेलवाल हैं जो बढ़िया बुद्धि वाले हैं। हमारे पास सिर्फ बड़े नाम आने चाहिए, सीए, सीएस, सीएफए, मेडिकल, इंजीनियरिंग बनने चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। जबकि आज वोकेशनल एरियाज में बहुत ज्यादा कुछ किया जा सकता है। आपका अपना इंटरेस्ट, आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आपका जो, और एक चीज और है बच्चों, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि करियर और पैशन दो अलग चीज हैं। आप किसी चीज के पीछे पैशनेट हो, जरूरी नहीं कि वो आपका करियर बने। हो सकता है आप कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद करते हो, तो जरूरी नहीं कि वो आपका करियर बने। और जो आप करियर बन रहा है जिस चीज में, वो जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा उसके लिए पैशनेट हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतराल है, बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको समझना है। लेकिन 10th स्टैंडर्ड एक बहुत छोटी उम्र है जो ये हम समझ नहीं सकते। कौन समझ सकता है? जिसने हमें बड़ा किया है, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े भाई बहन, जो हमारे व्यवहार को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, हमसे भी ज्यादा समझते हैं कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं कैसे बिहेव करती हूँ, जब मुझे अच्छा लगता है तो मैं कैसे बिहेव करती हूँ। वो हमें बता सकते हैं कि भाई आपकी फितरत ऐसी है, आप 18 घंटे नहीं पढ़ सकते, आप बहुत हलचल वाले हो, एक जगह नहीं बैठ सकते हो, तो आपके लिए ऐसे कोर्सेज अच्छे हैं। आप धीर गंभीर हो, इंट्रोवर्ड हो, आप बहुत मन लगा के इतनी देर पढ़ते हो, भाई आपको ये करियर्स ले सकते हो। तो वो हमको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उनसे हमेशा मदद लीजिए कि भाई आप मुझे अच्छे से जानते हैं, तो आप बताइए कि मुझे कौन ऐसा करियर लेना चाहिए, कौन से एरिया में जाना चाहिए। ऑफ कोर्स मेरा अपना इंटरेस्ट तो है, लेकिन वो लोग जो मुझे अच्छी तरह समझते, वो मुझे और भी अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं। तो आपके टीचर्स का, आपके बड़े भाई बहन का, आपके रिलेटिव्स का, और सबसे ज्यादा आपके पेरेंट्स का। क्योंकि इस दुनिया में अगर आपकी सक्सेस से किसी को तकलीफ नहीं होनी है, तो वो सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं, और वो ही एक अनबायस्ड ओपिनियन दे सकते हैं कि बेटा हमारे हिसाब से आपको ये करियर लेना चाहिए। हो सकता है उनका अनुभव, उनके लाइफ का एक्सपीरियंस आपको सहायता करे एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए, एक अच्छा रास्ता चुनने के लिए, और वो शायद आपके लिए मंगलमय हो। थैंक यू। थैंक यू रेणु जी। अब मैं डॉक्टर मेघा को बुलाना चाहूंगी। मेघा जी। थैंक यू सो मच शिवानी जी इस अवसर की उपलब्धता के लिए। वैसे सबने काफी कुछ बोल लिया है, तो मैं बहुत शॉर्ट में मेरी बातें खत्म करना चाहूंगी। इस जो आज जो ये रखा गया, ये काफी डाइवर्सिफाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया, स्पिरिचुअलिटी से लेकर करियर चॉइसेस से लेकर आफ्टर 10th क्या करना है। मैं मेनली ये बोलना चाहूंगी कि राइट नाउ मैं आफ्टर 10th क्या करना है, मैं इस बात पे फोकस करना चाहूंगी। मैं पेरेंट्स, यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं, उनसे सिर्फ एक बात मेनली बताना चाहती हूँ कि या आप सब जानते भी हैं इस चीज को, फिर भी हम कहीं ना कहीं रेस में पड़ जाते हैं। तो पेरेंटिंग ये बिल्कुल नहीं है कि हम 4 लोगों के बीच खड़े होकर ये बता सकें कि मेरा बच्चा कहाँ खड़ा होता है, या मेरा बच्चा कितना स्मार्ट है, या मेरा बच्चे की पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, या वो कितना सक्सेसफुल है, या वो उसके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। ये डिस्कशन यदि आप कर सकते हैं तो आपकी पेरेंटिंग अच्छी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेरेंटिंग इज नॉट एट ऑल अ कॉम्पिटिशन। पेरेंटिंग आपके बच्चों की और आपकी एक साथ चलने वाली एक जर्नी है,
जो अंत में आप और आपके बच्चे ही अच्छी तरीके से इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी इस पेरेंटिंग जर्नी को खूबसूरत बनाइए, या रादर देन इस कंपटीशन में पढ़ें कि किस बच्चे ने साइंस लिया, किस बच्चे ने कॉमर्स लिया, किसने आर्ट्स लिया, किसने बहुत खूबसूरत किया, क्योंकि हम ही हैं, हम पेरेंट्स ही हैं जो अपने बच्चों में सारे क्वालिटीज इनबिल्ट कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनकी तारीफ करना, उनको अच्छा बताना, उनकी अच्छी बातों को बाहर निकालना, उन्हें याद दिलाना कि तुम किन चीजों में अच्छे हो, और नहीं भी तो जस्ट हम इस जर्नी को कैरी ऑन कर सकते हैं, ना कोई नेगेटिव ना कोई पॉजिटिव के साथ भी हम चलते रहे तो धीरे 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 उनकी अच्छी क्वालिटीज बाहर आती जाएंगी। तो आई जस्ट वांट टू से पेरेंटिंग इज अ जर्नी विद योर किड्स। सो इस जर्नी को ब्यूटीफुल बनाएं, रादर देन किसी और को दिखाएं कि हमारी जर्नी कैसी चल रही है। वन थिंग, नेक्स्ट, आफ्टर 10 सब्जेक्ट चॉइसेस, तो 10th इज एक्चुअली अभी तो एनईपी आ गया है, और एनईपी अगले साल एक्चुअली 2020 से इम्प्लीमेंटेशन होने लगा है, और हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ ये धीरे धीरे आएगा। तो एनईपी एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन फिर भी जो फिलहाल कोर्सेज चल रहे हैं, जो कॉलेजेस चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे। सब्जेक्ट्स इंक्लिनेशन बच्चों का अपने तरीके से चलता रहेगा, तो एनईपी डेफिनेटली इसको अफेक्ट करने वाला है। बट राइट नाउ जो बच्चे 10th में हैं, जिनका सब्जेक्ट जिनका की असेसमेंट कैंसिल हो गया, फाइनल what I should say बोर्ड एग्जाम्स कैंसिलेशन हो गए हैं, एंड पेरेंट्स आर इन जद्दोजहद कि अब करना क्या चाहिए, क्योंकि हमारे पास उनकी मार्कशीट नहीं है जिसको देखकर हम डिसाइड कर दे कि तूने मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाए, ओके मैथ्स ले, कॉमर्स में साइंस में अच्छे मार्क्स लाए, बायोलॉजी में ओके यू शुड गो फॉर डॉक्टर। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। हमें कहना चाहिए कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, हमारे पास मार्क्स कार्ड नहीं है, और अब हम सिर्फ बच्चों के स्किल और इंटरेस्ट के बेसिस पे सब्जेक्ट चुनने वाले हैं। तो मैं बहुत शॉर्ट में और बहुत शॉर्टली आपको ये बोलना चाहूंगी कि सब्जेक्ट असेसमेंट के टाइम पे यदि आपका बच्चा टेक्नोलॉजी को पसंद करता है, यदि आपका बच्चा बहुत एनालिटिकल स्किल्स वाला है, तो आप डेफिनेटली मैथमेटिक्स की तरफ जा सकते हैं। यदि उसका मैथ्स में इंटरेस्ट है तो वो आपको दिख ही जाएगा कि वो एनालिटिकली अच्छा है। यदि वो ऑन एन एवरेज 65% भी स्कोर करता है, लेकिन उसका एनालिटिकल स्किल, उसका ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है, वो चीजों को बैठ के खुद समझ सकने की कैपेबिलिटी रखता है, तो उसे डेफिनेटली मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट चूज करने दीजिए। ठीक है, अब मैथमेटिक्स और दूसरा एट द सेम टाइम आता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी या तो आप मेडिकल थीम या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए यदि ऑप्ट करना चाहते हैं, पैरामेडिकल में भी बहुत सारे आगे आ जाता है, फार्मेसी आ जाता है और बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज आ जाते हैं, एंड प्योर साइंस सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट्स की तरफ यदि आपके बच्चे का इंटरेस्ट फ्यूचर में बनता है, यदि वो इन चीजों में इंटरेस्टेड है, तो उसको आप बायोलॉजी लेने दीजिए। और यदि वो एनालिटिकल कैपेबिलिटी का है, तो उसको आप डेफिनेटली साइंस की तरफ मोड़ सकते हैं। वैसे 10वीं बहुत कम उम्र है ये जानने के लिए कि आपका बच्चा वाकई किस में इंटरेस्टेड है। कई बच्चे 11th-12th करने के बाद सोचते हैं कि मुझे कोई और सब्जेक्ट लेने देना चाहिए था, तो आप इसको बिल्कुल फाइनल मत मानिए। 12th के बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जब आप सोच सकेंगे, एक रिकैपिचुलेशन कर सकेंगे, लेकिन फिर भी आपके पास मेनली जो सब्जेक्ट चॉइसेस होते हैं कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस होते हैं। और यदि आपका बच्चा बहुत क्रिएटिव है, उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, बी इट्स आर्ट्स, बी इट म्यूजिक, बी इट गुड ऐसे राइटिंग, बी इट गुड स्किल्स ऑन लैंग्वेजेस, तो आप डेफिनेटली आप उनको आर्ट और ह्यूमैनिटीज की तरफ भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आर्ट और ह्यूमैनिटीज में बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस हैं जो कि बहुत कम एक्सप्लोर्ड हैं। वो इसलिए भी कम एक्सप्लोर्ड है क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे कॉलेजेस अवेलेबल नहीं होते हैं, हम ज्यादा सोचते नहीं है। लेकिन डेफिनेटली यदि आप अपने बच्चों को 11th-12th अच्छे से उनका फेवरेट सब्जेक्ट दिलाते हैं, वो अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, तो आगे वो कम से कम एक 70% का मार्क्स स्कोर करते हैं, तो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन के चांसेस उनके डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। 70% इज एक्चुअली वेरी लेस इन दीज डेज। आई शुड नॉट टॉक अबाउट परसेंटेज, बट यस परसेंटेज मैटर करते हैं। अल्टीमेटली जब आप एडमिशन करने जाते हैं तो परसेंटेज मैटर करते हैं। दो चीजें मैटर करती हैं लाइफ में, जैसे कि हम हर बार बोलते हैं मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो मैं म्यूजिक को लूंगा, या फिर मुझे साइंस में इंटरेस्ट है तो मैं साइंस लूंगा, या मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो मैं पेंटिंग लूंगा। मैं एक ऐसी मैं खुद का एग्जांपल दूंगी, मुझे पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट था, अभी भी है, मैं अभी भी करती हूँ, लेकिन मैंने इसको अपना करियर नहीं चुना क्योंकि मुझे डर था, पता नहीं ये मुझे कहाँ लेके जाएगा। तो हमेशा एक अपनी हॉबी एक रखिए और एक अपना करियर ऑप्शन एक रखिए। मे बी दे बोथ मैच टुगेदर, इफ दे डोंट मैच इट्स ओके। रिक्रिएशन के लिए अपना हॉबी रखिए और साथ में एक करियर मेकिंग बहुत जरूरी है। तो इस हिसाब से आप सब्जेक्ट चॉइस कीजिए कि आगे आपके पास सफिशिएंट ऑप्शन रहे आपकी चॉइसेस के हिसाब से। जब आप आर्ट्स लेते हैं तो आपका एरिया बहुत कम हो जाता है क्योंकि आप बहुत लिमिटेड
करियर ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। यदि आप आर्ट्स लेते हैं, आप कॉमर्स लेते हैं तो आपका करियर ऑप्शन दो तरफ डिवाइड हो जाता है। यस, आप आर्ट्स में भी जा सकते हैं, आप कॉमर्स में भी जा सकते हैं, और कॉमर्स के ऑलरेडी बहुत सारे करियर ऑप्शंस डॉक्टर रुचिका ने बताए हैं, तो मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगी। और यदि आप मैथमेटिकल साइंसेस लेते हैं तो मैं मेनली मैथमेटिकल साइंसेज में अदर देन बीइंग प्योर मैथमेटिकल रिसर्चर या फिर इंजीनियरिंग या फिर बैंकिंग ऑप्शंस या फिर स्विचिंग टू कॉमर्स एंड गोइंग फॉर CA/CS, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप मैथमेटिक्स में जा सकते हैं प्योर मैथमेटिक्स का डिग्री करने के बाद। ओके, मैं उनका सिर्फ नाम लूंगी, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। आप स्टैटिशियन बन सकते हैं, आप BSc यदि बैचलर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स लेते हैं तो आप OR एनालिस्ट बन सकते हैं, ऑपरेशन रिसर्च एनालिस्ट। आप एक्चुअरियल साइंसेज में जा सकते हैं, मैथ्स की डिग्री के साथ आप एक्चुअरी के सारे पेपर्स क्लियर कर सकते हैं। आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, बिग डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप साइकोमेट्रिशियन भी बन सकते हैं, आप मार्केटिंग रिसर्चर बन सकते हैं, आप इकोनॉमिस्ट भी बन सकते हैं। सो दीज आर मेनी ऑप्शंस व्हिच यू कैन गो विद प्योर मैथमेटिक्स चूजिंग योर सब्जेक्ट। आप मैथमेटिक्स के साथ इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, आप मैथमेटिक्स के साथ कॉमर्स ले सकते हैं, आप मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री का डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं, और आप मैथमेटिक्स की BA मैथ्स ऑनर्स की डिग्री भी ले सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। यदि आपका वाकई मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली गो अहेड विद दिस 11th-12th। सादा आपका या तो आप कॉमर्स मैथ्स चूज करें या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के पास साथ मैथ्स चूज करें। उसके बाद आपके पास सारे ऑप्शंस ओपन है। 12th के बाद यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं ये करना है तो आप किसी भी तरफ जा सकते हैं। आप यदि हाईली डिटरमाइंड है मुझे इंजीनियरिंग ही करना है तो आप मैथ्स के लिए जाइए। आप हाईली डिटरमाइंड है मुझे इकोनॉमिक्स करना है लेकिन किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से, यस आप JEE मैथमेटिक्स कंपटीशन के लिए डेफिनेटली जाइए। लेकिन यदि आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो आप इजियर साइड चाहते हैं, थोड़ा इजियर साइड, आप मैथ्स कॉमर्स चूज कीजिए। आप साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री हैंडल कर सकते हैं तो आप मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ऑप्शन चूज कीजिए। 12th के बाद आपके पास डेफिनेटली ऑप्शन ओपन रहेगा। ओनली मेक श्योर कि आप कम से कम 75% लाएं। यहाँ पे हालांकि बोला जाता है परसेंटेज मैटर नहीं करते, बट आप सभी टीचिंग फील्ड से हैं और आप सभी जानते हैं कि जब हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाते हैं तो मिनिमम एक परसेंटेज क्राइटेरिया वो देते हैं कि आपका कम से कम 55% होना चाहिए, आपका कम से कम 75% होना चाहिए, और उनकी अपने एंट्रेंस एग्जाम की पर्टिकुलर डेटा होती है। या तो वो आप अपना पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम हैंडल करेंगे या फिर वो JEE के थ्रू एडमिशन देंगे या फिर वो नीट के थ्रू एडमिशन। देयर विल बी डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑफ एडमिशन इन डिफरेंट कोर्सेज व्हाटएवर यू आर ऑप्टिंग। तो जस्ट मेक श्योर कि यदि आप मैथ्स चुनते हैं तो फिर थोड़ा आप दिल लगा के पढ़िए। इजियर साइड में आप कॉमर्स के साथ जाइए, नॉट सो इजियर बट आपको कॉमर्स भी बहुत सारे ऑप्शंस देगा और आपको साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी बहुत सारे ऑप्शंस देगा। तो आफ्टर 10th यदि आपका एनालिटिकल स्किल अच्छा है, अच्छा कर सकते हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर मैथमेटिक्स। ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि 11th और 12th के बाद वेयर यू शुड लैंड। और हाँ, मैथमेटिक्स के बहुत सारे यूजेस हैं अदर देन प्योर रिसर्च और अदर देन इंजीनियरिंग। तो अभी क्योंकि टाइम कम है मैं इसका आपको डिटेल डेटा दे सकती थी, बट टाइम काफी कम है। मैं होप करती हूँ कि समटाइम स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ हम लोग इस चीज को रखेंगे शिवानी जी, ताकि हम हर सब्जेक्ट का डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे सकें कि सारे करियर ऑप्शंस क्या हैं, इंस्टीट्यूट कौन से हैं, खर्च कितना आता है, तो पेरेंट्स उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे हर एक सब्जेक्ट के साथ। यदि हम यहाँ पे काफी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं तो हम उनके साथ इस चीज को आगे ले जा सकते हैं। तो दैट्स इट। हैप्पी पेरेंटिंग टू यू ऑल। थैंक यू मेघा जी। रुचिका जी, मैं अब आपको इनवाइट करना चाहूंगी और मैं शुरू करना चाहूंगी थोड़ा सा। आप बीकॉम के बाद हम कौन सी फील्ड, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद कैरियर क्या चुन सकते हो, उसका एक छोटा सा ब्रीफ देकर फिर आप शुरू करिएगा एंडिंग को। आपका म्यूट है, पहले उसको अनम्यूट कर लीजिएगा। थैंक यू, सभी ने बहुत अच्छा बताया और काफी लंबा समय हमें हो चुका है। और जैसा मैंने बताया आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे पावर पॉइंट में सारी चीजें डली हुई थी, वो शेयर मैं नहीं कर पाई यहाँ किसी कारण से। तो हम बीकॉम, BBA, बीकॉम ऑनर्स, BBA ऑनर्स तो कर ही सकते हैं। ये एकेडमिक कोर्स है जो अंडर ग्रेजुएशन कहलाते हैं, एकेडमिक लेवल पे जब हमें ग्रेजुएशन चाहिए होता है। इसके अलावा हम इसके पैरेलल करस्पॉन्डेंस प्रोफेशनल कोर्सेज CA, CA, CMA, CFA ये सब भी कर सकते हैं। और इंटरप्ट करना चाहूंगी, जैसे आपने कहा PPT में आपने ये सारी चीजें बताई है और अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि हम कितने कोर्सेज कर चुके हैं, बट
स्पेसिफिकली एक स्टूडेंट है, वो जानना चाहती है, उसने बीकॉम किया है, तो वो ग्रेजुएशन के बाद में क्या कैरियर चूज सकती है? हाँ, बीकॉम के बाद वो एमबीए कर सकती है अगर वो मास्टर डिग्री में जाना चाहती है, और अगर वो एमबीए नहीं करना चाहती है तो बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर्स में जा सकती है, कॉम्पिटिटिव में जा सकती है, सीए, सीएस, सीएफए, जितने भी प्रोफेशनल कोर्स है ये ओपन रहता है, इसमें नो एज बार लिमिट, कभी भी कर सकते हैं ये उम्र के किसी भी दौर में। अगर वो टीचिंग में जाना चाहती है, एकेडमिक में जाना चाहती है तो नेट क्वालिफाइड कर सकती है, पीएचडी कर सकती है, पीजी करने के बाद, मतलब बीकॉम के बाद उसे एमकॉम करना होगा, देन वो नेट, एमकॉम के पैरेलल नेट की एग्जाम भी दे सकती है आफ्टर एमकॉम फाइनल ईयर प्रोविजनल में, और पीएचडी भी कर सकती है अगर उसे टीचिंग लाइन में जाना है। अगर उसे मैनेजमेंट लाइन में जाना है तो वो एमबीए में भी स्विच कर सकती है, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर्स में जाना है तो उधर जा सकती है, प्रोफेशनल कोर्सेज करना है तो सीए, सीएस, ये है। और दूसरा, मैं यही आपको उस वक्त भी बता रही थी और सारे पेरेंट्स को फिर बता रही हूँ, जो एनईपी 2020 आ रहा है इसने सारे बार्स हटा दिए, आप जहाँ जहाँ जाना चाहें वहां जा सकते हैं। इवन मूक ऑनलाइन कोर्सेज तक अवेलेबल कर दिए, उनको भी वही वैल्यू दी गई है जो नॉर्मल डिग्री कोर्सेज हैं। आप अपने यूनिवर्सिटी से जो कोर्स कर रहे हैं उसके साथ ये ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत सारे आप कर सकते हैं साथ में, जो आपके जॉब ऑप्शंस के लिए, जॉब करियर के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं। काफी कुछ मैंने बताया और हमारा समय कम है। मैं शिवानी जी से सिर्फ ये कहना चाहूंगी, हम सबकी बात को मैं 4 लाइन में समअप करना चाहूंगी, शायद अच्छा लगे। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तुम कर न सको, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम पा न सके, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही, कुछ न मिला तो कुछ सीख जाओगे, जिंदगी अनुभव साथ ले जाओगे, गिरते पड़ते संभल जाओगे, फिर एक बार तुम जीत जाओगे, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। हमारे करियर में बहुत सारे इफ वर्ड्स आते हैं पर कहीं ना कहीं हमें अपने मुकाम पर ले जाते हैं। यहाँ जितने भी करियर काउंसल्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपने जीवन में हर प्रकार का अनुभव सहा है। किसी को अपनी पसंद का करियर छोड़कर कुछ और करना पड़ा, किसी ने अपने शौक को करियर नहीं बनाया, ये सोच करके पता नहीं क्या होगा, किसी को लग रहा है कि दूसरे शहर अपने बच्चे को भेजे कि नहीं, ये सबकी लाइफ में होता है, बट हमें ट्राई करना चाहिए। इसलिए ये लाइन डेडिकेट थी सब पेरेंट्स, टीचर और ऑल काउंसलर्स को एंड शिवानी जी को कि ये बहुत अच्छी पहल है, आप चलो तो सही, हम साथ हैं आपके। थैंक यू जी बिल्कुल रुचिका जी, आपने सही कहा कि शुरुआत करने की देर होती है। बाकी आप लोग जुड़ गए हमारे साथ, आपने सबको इतना अच्छे से, सभी जो भी काउंसलर्स थे उन्होंने सभी पेरेंट्स को बहुत अच्छे गाइड किया है। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग समय निकाल के आए और आपने सबको इतना हेल्प करा, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करा, अपने हिसाब से आप जो गाइड देना चाहते थे वो आपने दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। सभी जितने पार्टिसिपेंट्स, जो पेरेंट्स आए हैं, स्टूडेंट्स आए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारा सेशन अटेंड किया। जी बस मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूंगी अब कि पॉजिटिविटी के साथ अपने पेरेंट्स, अपने जो बच्चे हैं उन्हें एक अच्छा गाइडेंस दीजिए, और किसी भी मोड़ पर अगर उन्हें लगता है बच्चों को कि उन्होंने गलत फील्ड चुन ली थी, वो स्विच करना चाहते, तो उन्हें पॉजिटिव वे में ही उसे स्विच करने दीजिए। नेगेटिव वे में उन्हें किसी भी तरीके से मत बताइएगा कि उन्होंने गलती करी थी कुछ लेकर, क्योंकि सिचुएशन जैसा कि रेणु जी या सभी ने कहा कि 10वीं 12वीं एक छोटी एज होती है, उस एज में नहीं डिसाइड कर पाते हैं वो, तो इन फ्यूचर कभी अगर स्विच करना पड़ रहा है तो हमारी खुद की एजुकेशन काउंसलिंग भी ये चीजें समझ चुकी है, इसीलिए उन्होंने एनी टू पिक का ऑप्शन रखा है। सो कहीं पे भी कुछ भी चीज नेगेटिव ना सोचे, बी पॉजिटिव, और कोरोना से सेफ रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू टू एवरीवन। थैंक यू सो मच शिवानी जी। जी थैंक यू। इसी के साथ हम मीटिंग एंड अप करते हैं आज का। थैंक यू एवरीवन।